अभी आज की बैठक में मैं देख रहा हूँ हमारे साथ जो है वो राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र से कुछ साथी जुड़े हैं और कुछ संस्थाओं के संगठनों के लोग हैं। इसके अलावा बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि जड़ स्तर पर, जमीनी स्तर पर खेती किसानी से जुड़े हुए मुद्दों पर काम कर रहे हैं। एडवोकेसी के माध्यम से कुछ जो है वो राष्ट्रीय, वैश्विक स्तर पे और क्षेत्रीय स्तर पे खेती से जुड़े हुए मसलों पर एक तरह से वातावरण निर्माण का काम करते हैं, जमीनी स्तर पे काम करते हैं। तो उन सभी का स्वागत है। और आज की इस बैठक पे 2 मिनट अपनी बात रखूंगा, उसके बाद हम लोग चर्चा शुरू करेंगे। हम सभी जानते हैं कि पिछले करीब 2 दशकों में जो तकनीकी विकास पूरी दुनिया भर में हुआ है, उससे आमूलचूल बदलाव देखा गया है। कुछ लोगों का मानना है कि विकास बहुत तेज गति से बढ़ा है और कुछ लोगों का मानना है कि विकास कहें या ना कहें, हाँ गति जरूर बढ़ी है। तब से विकास कहें या ना कहें, ये एक सवाल खड़ा है अभी भी। बहरहाल दुनिया की महत्वपूर्ण चिंताओं का हल जो है वो अभी तकनीक में ढूंढा जाने लगा है, चाहे वो पानी पर्यावरण की चिंता हो, गरीबी भुखमरी दूर करने की का संकट हो, खेती किसानी और खाद्यान्न का संकट हो। इन सब का जो है वो, इन समस्याओं का हल जो है वो ये माना जाने लगा है कि तकनीक जो है वो हमारे लिए इन समस्याओं का निदान बन सकती है। और उन 2019 की FAO का एक पर्चा छपा और वो पर्चा ये कहता है कि 2030 तक अगर हमको सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करना है, खास करके अगर हम गरीबी, खाद्यान्न और खेती की अगर बात करें, तो 2030 तक लोगों को पोषण युक्त आहार मिले, पोषण युक्त जो है खाद्यान्न उत्पन्न हो और साथ ही साथ उसका उत्पादन भी बढ़े। अगर इन दोनों को संतुलन को ध्यान में रखते हुए अगर आगे बढ़ना है, 2030 तक हमें लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो हमें तकनीक को खेती में बढ़ावा देना पड़ेगा। ये 2019 का पर्चा FAO का कहता है। और तकनीक से यहाँ मतलब डिजिटलीकरण से ही है। डिजिटाइजेशन को जो है वो खेती में हमको बढ़ावा देना पड़ेगा, ऐसा बहुत से संस्थाओं संगठनों का मानना है। इसी संदर्भ में 2 अप्रैल 2021 में माइक्रोसॉफ्ट के साथ भारत सरकार का एक MOU साइन हुआ और उसके तहत ये माना जाने लगा, भारत सरकार का ये मानना है कि चूंकि अब एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना या बड़ी महत्वाकांक्षी एक परिकल्पना जो सरकार की है कि किसानों की आय में वृद्धि हो और वो दोगुनी वृद्धि हो, और उसको लेके काफी ये माना जा रहा है कि सरकार उसको लेके काफी कुछ करना चाह रही है इस महत्वाकांक्षी अपनी परिकल्पना को पूरा करने के लिए। तो उसी के तहत ये एक समझौता हुआ और समझौते के तहत ये करार हुआ कि पूरे देश के करीब 6 राज्यों के 100 गांवों में माइक्रोसॉफ्ट और उसके साथ की जो एजेंसियां हैं वो एक प्रकार से डेटा इस प्रकार से एकत्रित करेगी, जिस एकत्रीकरण से, जो डेटा के जिस एकत्रीकरण से जो कि मौसम से जुड़ा हुआ, खेती किसानी के हर पहलू से जुड़े हुए डेटा होंगे। और उससे मानना यह है कि उसमें खेती किसानी की जो इनपुट कॉस्ट है, जो किसान की लागत है, वो कम होगी और उसकी आय में वृद्धि होगी, ऐसा मानना है सरकार का। पर सवाल यह है कि इस प्रकार के प्रयोग से या इस प्रकार के MOU से या समझौते से क्या किस तरह से ये सुनिश्चित होगा कि किसान की आय बढ़ेगी, और इस MOU से क्या के बाद जो कुछ बदलाव होगा, क्या उसके लिए किसान तैयार हैं। बहुत सारे मुद्दे हैं। क्या ये निजता के अधिकार का कहीं हनन तो नहीं है। डेटा बहुत से लोगों का, बहुत से देशों में किसानों का मानना है कि जो कंपनियां हैं, बहुत सारी कंपनियां, उनके पास उनसे ज्यादा खेती किसानी की जानकारी उन कंपनियों के पास है। तो क्या ऐसा होना उनके निजता के अधिकार की सुरक्षा प्रदान कर पाएगा, उस पर कुछ संकट खड़ा तो नहीं होगा। तो इस प्रकार के सवालों पर चर्चा करने के लिए, और सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि डिजिटलीकरण अपने आप में क्या है, ये कॉन्सेप्ट क्या है, इस पर समझ बेहतर बनाने के लिए हमारे पास बहुत सारे किसान साथियों, किसान संगठनों के संपर्क उनसे हुआ। उनका मानना था कि एक चर्चा, एक बैठक की जाए जिसमें कि थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को समझा जाए, इस कॉन्सेप्ट पर अपनी समझ मजबूत की जाए, और उसके बाद में जो कुछ आज के परिदृश्य में घटित हो रहा है
वो किसानों के लिए, खास करके छोटे किसानों के लिए, उस देश में, हमारे जैसे देश में जहां पर 80% लघु और सीमांत किसान हैं, उन किसानों की। आलोक जी का सिग्नल लगता है गया है। तो हमारे बीच में विद्वान वक्ता हैं, नचिकेत भाई हैं आशा से, अफसर जाफरी जी हैं ग्रेन से, और मधुलिका जी हैं, वो भी जुड़ेंगी हम लोगों के बीच में। रामपाल जाट जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं किसान महापंचायत के। तो हम लोग बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। और अफसर भाई आप दिख नहीं रहे हैं, आप हैं यहाँ? जी जी बिल्कुल है, नमस्कार जी। तो मैं अब आपसे ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि भारत में डिजिटलीकरण पे क्या हो रहा है। मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है कि क्या निवेदन किया है डॉक्टर आलोक व्यास ने आपसे और नचिकेत जी से, लेकिन आप लोगों को जिनको भी पहले बोलना हो तो मेरे हिसाब से एक तो शायद अफसर भाई आपसे आलोक जी ने कहा था कि आप एक ओवरव्यू क्या चल रहा है इस पे, उस पे दे दें। तो मुझे लगता है कि आपसे ही हम लोग शुरुआत करते हैं। धन्यवाद अजय जी, आलोक जी। सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा और आपको सिकॉन डिकॉन को, मौसम को और पैरवी को कि आपने ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक वेबिनार ऑर्गेनाइज किया है। अच्छा होता कि अगर इस तरह की बड़ी मीटिंग होती किसानों के बीच में, लेकिन मजबूरी है अभी इसलिए। और बहुत दिन के बाद जस्टिस जैन साहब से देखने को मिला है मौका, एटलीस्ट वेबिनार पे, और विजय प्रताप जी से। तो आपको दोनों को मेरा नमस्कार। तो ये जो इशू बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए भी हो गया है क्योंकि जैसा अभी आलोक जी बता रहे थे कि माइक्रोसॉफ्ट ने, भारत सरकार के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक MOU साइन किया है, जिसपे जितने भी किसानों के डेटा हैं उसको जो है वो क्लाउड पे एक वर्चुअल स्पेस है जिसके ऊपर उसको रखा जाएगा और उसका किसानों के भले के लिए, जैसा भारत सरकार कहती है, इस्तेमाल किया जाएगा। और इसके ऊपर हम चाहेंगे कि नचिकेत जी ने काफ़ी काम किया है और काफ़ी प्रोग्राम्स भी कर रहे हैं, वो उस पर रखे। और जैसा कि आलोक भाई ने हमसे कहा था कि हम एक ओवरव्यू दे दें कि आखिर डिजिटलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर जो हो रहा है उसमें क्या हो रहा है, वर्ल्ड व्यू एक तरह का। तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एग्रीकल्चर में डिजिटलाइजेशन हो रहा है, डिजिटलाइजेशन हर फील्ड में हो रहा है। और खासकर पेंडेमिक के समय में जब से ये कोरोना का काल शुरू हुआ है, तब से हम देख रहे हैं कि डिजिटलाइजेशन का क्या पावर है। और खासकर वो लोग जो शहरों में हैं उनको खाना, भोजन और डिजिटलाइजेशन दोनों का जो एक मेल जोल देखने को मिला है, वो बहुत ही पावरफुल मेल जोल देखने को मिला है, जिसमें वो सभी लोग जो खासकर अपार्टमेंट्स में रहते हैं, सोसाइटीज में रहते हैं, उनका टोटल डिपेंडेंस हो गया था ऐप के ऊपर। चाहे वो अमेज़न का ऐप हो, चाहे वो बिग बाजार का ऐप हो, चाहे वो ग्रोफर का ऐप हो, चाहे वो मिल्क बास्केट का हो या बिग बास्केट का हो, टोटल डिपेंडेंस था उनका और सब कुछ उसी से आ रहा था। तो ये एक डिजिटलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर या डिजिटलाइजेशन ऑफ फूड का एक स्वरूप है, एक जो हमको पेंडेमिक में देखने को मिला है। और ये भी देखने को मिला है कि जब डिजिटलाइजेशन ऑफ फूड हो रहा था पेंडेमिक के समय में, तो जो लोग डिजिटलाइजेशन ऑफ फूड में जुड़े हुए हैं और उसमें भाग ले रहे हैं, खासकर वो कंपनियां, उनके शेयर्स, उनके जो प्रॉपर्टी है, वेल्थ है, वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज किया है। आप सोच भी नहीं सकते हैं, जेफ बेसोस जो अमेज़न का चीफ है, उसको एक साल के अंदर अंदर $70 बिलियन का मुनाफा हुआ है। तो ये एक उसका पावर देखने को मिला है कि डिजिटलाइजेशन ऑफ फूड कैसे हो रहा है और लोगों का डिपेंडेंस कैसे बढ़ता चला जा रहा है उसके ऊपर। और कितने लोग, हमने तो एक दो देखा, रिलायंस का भी देखा कि कितने शॉप्स 2 महीने में रिलायंस ने करीब करीब 200 से ऊपर शॉप्स, हर दूसरे तीसरे दिन रिलायंस की एक जियो मार्ट खुल रही है, क्योंकि प्रॉफिट दिख रहा है उसमें। और लोगों का जो है वो रुचि भी अब ज्यादातर यही हो गई कि हम
मोबाइल पे जो है वो खाना मंगा लें। और अभी ग्रोफर्स का आपको देखने को मिला है, ग्रोफर्स ने करीब करीब एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट जो है उसमें करीब करीब $1 बिलियन का ग्रोफर्स में इन्वेस्टमेंट हुआ है, अभी रिसेंटली की हम बात कर रहे हैं। तो ये सब यही दर्शाता है कि आगे का जो फ्यूचर है वो डिजिटलाइजेशन ऑफ फूड का फ्यूचर है, और जिसमें हम सब, चाहे वो कंज्यूमर हो, चाहे वो लेबर हो, चाहे वो किसान हो, सब के सब सिर्फ एक मोहरे हैं। असल प्लेयर जो है वो ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। तो ये तो एक छोटा सा हमने इंट्रोडक्शन दिया था आपको। एक बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री आई है जो आप देख सकते हैं बीबीसी की, जिसको फॉलो द फूड करके है। उसमें दिखाया है कि किस तरीके से जो एडवांसमेंट हो रहा है एग्रीकल्चर में, वो बिना किसान के बिना कैसे हो रहा है। किसान का अब रोल पूरे उस फॉलो द फूड की डॉक्यूमेंट्री में आप देखिए, किसान का रोल 0 होता चला जा रहा है, और सब कुछ या ड्रोन कर रहा है, या रोबोट्स कर रहे हैं, या जो है वो क्या कहिए आपको उसको, दूसरे जो सेंसर्स कर रहे हैं, ये लोग एग्रीकल्चर कर रहे हैं, किसान कहीं नहीं दिख रहा। तो ये एक बहुत मतलब जगाने वाला एक डिजिटलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर को हम लोग ने देखा है पैंडेमिक में कैसे बहुत बड़ा है। लेकिन इसको ये भी कहा जा रहा है, बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि डिजिटलाइजेशन जो है एक तरह का कॉलोनियलिज्म है। हमने कॉलोनियलिज्म देखा है, भारत ने देखा किस तरीके से गुलाम बना के रख दिया गया था। अब वो गुलामी जो है वो उसका स्वरूप चेंज हो रहा है। अब हम मोबाइल के गुलाम हो रहे हैं, मोबाइल के जो एप्स हो रहा है उसके गुलाम होते चले जा रहे हैं। हमने जो अपना दिमाग का इस्तेमाल करना छोड़ दिया, सब कुछ टोटल डिपेंडेंस जो है मोबाइल के ऊपर हो गया है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज जो हम लोग को देखने को मिली है। इसमें हम सबसे पहले ये हम बात करेंगे कि आखिर डिजिटलाइजेशन से क्या हो रहा है। सबसे पहला जो चीज हो रहा है वो ये है कि नए बड़े एग्री बिजनेस कंपनीज हो रही हैं। और क्या कर रही हैं वो ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रही है। हमने ड्रोन्स देखा है कि किस तरह से कोई जुलूस जा रहा हो या कोई प्रोग्राम हो रहा हो तो पुलिस वाले ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हैं ये देखने के लिए कि भगदड़ ना हो। आज उसी ड्रोन्स का इस्तेमाल एग्रीकल्चर में हो रहा है। कर्नाटका में बहुत तेजी से हो रहा है, दूसरे शहरों में, राज्यों में भी हो रहा है। हम देख रहे हैं कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हो रहा है एग्रीकल्चर में, सेंसर डिवाइसेस का इस्तेमाल हो रहा है एग्रीकल्चर में। और कुछ बड़ी कंपनियां हैं जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, एप्पल है, गूगल है, फेसबुक है, ये बहुत तेजी से जो है इसमें इन्वेस्ट कर रही हैं और यही फायदा भी सबसे ज्यादा उठा रही हैं। और इसमें यह भी देखा गया है कि ये जितनी भी कंपनियां हैं जो इसमें इन्वॉल्व है वो उनका टाई अप है बड़े बड़े एग्री बिजनेस जो ऑलरेडी फील्ड में हैं, चाहे वो सिंजेंटा हो, चाहे वो ड्यूपॉन्ट हो, या कॉर्नेवा हो, या जो बड़ी कंपनियां हैं उनके साथ उन्होंने टाई अप कर रखा है और वो इसको प्रमोट कर रहे हैं। जैसे कि आपको एक बता दें कि बायर का क्लेम है कि बायर कंपनी जो सबसे बड़ी आज मोंसांटो को जिसने खरीद लिया है, उसका क्लेम है कि उसका जो ऐप है वो करीब करीब 24 मिलियन हेक्टेयर में इस्तेमाल किया जा रहा है, यूएसए में, कनाडा में, यूरोप में, ब्राजील में, अर्जेंटीना में। 24 मिलियन हेक्टेयर में अब आप सोच सकते हैं कितने किसान होंगे वो ऑलरेडी बायर का ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं। उसी तरह सिंजेंटा का जो अपना डिजिटल टूल है, करीब करीब उसको पूरे वर्ल्ड में 40 मिलियन हेक्टेयर्स में उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये एक उसके बाद आप देखिए इस साल जो है भारत ने जो है वो माइक्रोसॉफ्ट के साथ टाई अप किया था, लेकिन पिछले सितंबर में 2020 ने अफ्रीका का एक प्रोग्राम है एग्रीकल्चर का जिसको आगरा कहते हैं। तो ये आगरा का जो प्रोग्राम है उसमें उसने जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का जो प्रोग्राम है अजूरा, उसका अजूरा फार्म बीट्स प्लेटफॉर्म जो है उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। और माइक्रोसॉफ्ट का ही प्रोग्राम है जिसको चैट बॉट या कुजा बॉट कहते हैं, ये इस्तेमाल करके वो कंपनियां जो हैं वो फिर व्हाट्सएप का इस्तेमाल है, उसमें एसएमएस का है, और उसके जरिए वो किसानों को जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही हैं। फिर
सिंजेंटा ने जो है जो आप चाइना हो गया है 2019 में, उसने एक कंपनी खरीदी थी क्रॉपियो। और इस क्रॉपियो कंपनी का जो पूरा काम ये है कि ये जैसा हमने बताया 40 मिलियन हेक्टेयर में सिंजेंटा के साथ मिलके ये जो सिंजेंटा का जो प्रोग्राम है, ये किसानों को हर तरीके से उनके जो भी नीड्स है, इंफॉर्मेशन चाहिए, पेस्टिसाइड कहाँ पे इस्तेमाल करना है, फर्टिलाइजर कहाँ पे इस्तेमाल करना है, ये सब कुछ वो ऐप के जरिए करने की कोशिश कर रहे हैं। उसी तरह बायर का एक प्रोग्राम है जिसको क्लाइमेट फील्ड व्यूज कहते हैं। इसके जरिए वो इंश्योरेंस किसान जो लेते हैं, वो इंश्योरेंस को, चाहे वो फील्ड इंश्योरेंस हो, क्लाइमेट इंश्योरेंस हो, उसको डील करने की कोशिश की जा रही है। उसी तरह BASF का एक प्रोग्राम है जिसको ज़ार्वियो कहते हैं, और इस ज़ार्वियो के जरिए किसान आइडेंटिफाई कर रहे हैं कहाँ पे हमारे यहाँ खरपतवार निकल गया है, कौन सी बीमारी हो गई है, कौन सा इंसेक्ट्स इसमें आ गया है। और वो ये जो BASF का जो ये है, क्या कहते हैं, ये जो प्रोग्राम है, इसका एक जॉइंट वेंचर है, एक बहुत बड़ी कंपनी है बोसोच करके, उसके साथ बॉस्ट उसके साथ है, जिसका वो आप ये भी आता है, क्या कहते हैं, साउंड सिस्टम वगैरह आता है, उसके साथ इन्होंने ये टाई अप कर रखा है। फिर जैसा हमने कहा कि डो एंड ड्यूपॉन्ट का जब मर्जर हुआ था, तो उससे जो कंपनी बनी है कॉर्टिवा ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका नाम है ग्रैनुलर। और ये ग्रैनुलर जो है वो बीज से लेके फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, सबकी जो नीड्स है किसानों की, उनको जो है वो कैटर करने की कोशिश करती है। तो ये बड़े बड़ी कंपनियां अपने ऑलरेडी इन्होंने अपने अपने ऐप लॉन्च कर दी हैं एग्रीकल्चर में, और इस ऐप के जरिए वो जो है किसानों की जो है जो भी मदद करने की कोशिश कर रही हैं। और ये सब कुछ डिजिटल एग्रीकल्चर के डिजिटल फॉर्म में हो रहा है, कहीं पे भी किसान डायरेक्ट कंपनी के संपर्क में नहीं है, सब कुछ ऐप के जरिए हो रहा है। और इसमें बहुत बड़े बड़े जैसे वो भी, जैसे आपने सुना होगा, कंसल्टेटिव ग्रुप ऑफ इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च है, CGIAR सिस्टम, उसका इसने भी अपना एक प्लेटफॉर्म बिग डेटा के नाम से शुरू कर रखा है। FAO ने बहुत इसको प्रमोट करने की कोशिश की है। वर्ल्ड बैंक बहुत तेजी से जो है डिजिटल एग्रीकल्चर को प्रमोट कर रहा है। इसमें फिर एक दूसरा जो एक फॉर्म आता है डिजिटल एग्रीकल्चर में, वो ये है कि किस तरीके से वो ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम, किसानों को ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम में, लोन सिस्टम में जो है वो डिजिटल फॉर्म में खींचने की कोशिश की जा रही है। हमने पेंडेमिक में देखा कि किस तरीके से पेटीएम एक बहुत बड़ा एक टूल बन के निकला था। पेटीएम है, गूगल पे है हिंदुस्तान में, जहां पे अगर वेंडर्स है जो हमारे गली कूचे में जो छोटे से कार्ड पे लेके वो कुछ बेचते हैं, वो भी पेटीएम का एक जो है वो अपना रखे हुए थे, और आप उनको पेटीएम से पे कर रहे थे। अभी ये जो डिजिटल फॉर्म है, इसमें वर्ल्ड बैंक का कहना है कि करीब करीब 170 करोड़ लोग जो है वो बैंक से, पूरे वर्ल्ड में वो बैंक से कोई उनका लेना देना नहीं, बैंक में वो उनका कोई अकाउंट नहीं है, और जिसके में करीब 110 करोड़ लोग हैं जो जिनके पास फोन है। और इन लोगों को कोशिश की जा रही है कि इनको एक अल्टरनेट फाइनेंशियल सिस्टम में लाया जाए। उनको जरूरत हो लोन की तो लोन दिया जाए, उनको किसी तरह का जो है एक अल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम शुरू करने की कोशिश की जा रही है। अभी जैसे आपने अलीबाबा का नाम सुना होगा, जो चाइना का एक बहुत बड़ा एक, जिस तरह हमारे यहाँ मतलब अमेज़न है वर्ल्ड में, उसी तरह अलीबाबा है, उसका एक पेमेंट सिस्टम है अली पे। और वो अली पे करीब करीब 224 मिलियन, 22 करोड़ से ऊपर लोगों को, वो जो जिनके पास कोई बैंक अकाउंट नहीं है, वो उनको डील करता है। अगर इसी तरह की कोई रिसर्च होगी, हमने देखा तो नहीं है, पेटीएम हिंदुस्तान में देखिए कितने जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं है, लाखों लोगों के पास, लेकिन उनके पास उनके मोबाइल में पेटीएम है, और पेटीएम के जरिए वो हो सकता है लोन भी ले रहे हो, पेटीएम के जरिए पेमेंट भी हो रहा है, पेमेंट रिसीव भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। इसमें एक केनिया में इसी तरह का एक प्रोग्राम शुरू हुआ है जिसको ARIFU कहते हैं, ARIFU। ARIFU जो है वो ये भी एक डिजिटल पेमेंट सिस्टम है, और मजे की बात यह है कि ये सिंजेंटा के साथ इसका टाई अप है। तो अगर किसी को जो है वो कुछ जरूरत होती है किसी चीज को, वो ARIFU के जरिए केनिया में जो है
वो अपने चाहे वो लोन्स हो, इनपुट्स लेना हो, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, क्रॉप इंश्योरेंस लेना हो, या चीजों को बेचना हो या खरीदना हो, सब कुछ एरिफू कर रहा है। लेकिन इसमें एक जो इंटरेस्टिंग चीज है कि जैसे पेटीएम में, अब जैसे हम अपने जहां पे हम रहते हैं, हम अपना जो बिजली का बिल है पेटीएम से पे करते हैं, तो पेटीएम अगर हम 1000 रुपया पे करते हैं तो करीब करीब उसके ऊपर वो 20 से 30 रुपया एक सर्विस चार्ज लेता है। उसी तरह अगर किसान अगर इस तरह के जो है ऐप को यूज करेंगे तो किसान को एक सर्विस जो फी है वो पे करना पड़ेगा। इस तरह के जो बड़ी कंपनियां हैं जो ऐप जिस तरह का शुरू करेंगे, तो ऐसा नहीं कि ये फ्री का है, इसमें पेमेंट और सर्विस चार्ज भी इन्वॉल्व है। इसमें एक चीज और हमको देखने को मिला है कि जब ये पेंडेमिक आया था उस पीरियड में किसान, और जैसा हम बता रहे थे फूड के उसमें, कि एक जो बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे बिग बाजार है या अमेजन है, ये लोग ने काफी इसमें जो है प्रॉफिट कमाया है। और अब उम्मीद है कि ये सिस्टम इसी तरह कंटिन्यू करेगा और इसमें इनका जो है प्रॉफिट सिस्टम चलता रहेगा। इसमें एक और जो चीज हमको देखने को मिली है कि पूरा एक फूड जो मार्केट है थ्रू एप्स के जरिए इसका प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। इंडिया में भी काफी बहुत बड़े किस्म पैमाने पे हमने देख लिया कि अमेजन ने और जितने भी इस तरह के ऐप का हम अभी नाम लिया था, वो एक तरह का फूड मार्केट का प्राइवेटाइजेशन हो चुका है हमारे यहाँ, और लोग डिपेंडेंट हो चुके हैं उसके ऊपर। तो इस डिजिटलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर जो हो रहा है, इससे जो सबसे जो चीज को बढ़ावा मिल रहा है वो एक उसको कहते हैं सेंट्रलाइजेशन, उसका कंसंट्रेशन, यूनिफॉर्मिटी, ये सब बढ़ावा मिल रहा है। और इससे मोनोपोलाइजेशन जो हो रहा है ये एक बहुत खतरे की घंटी है, खासकर भारत जैसे देश में जहां पे करीब करीब हमारा भारत का जो है 60% आबादी जो है वो किसान है। और उनको इसका क्या नुकसान होगा अभी इसके ऊपर कोई थॉरो रिसर्च हुआ नहीं है। हो सकता है निचिकेत जी इसके ऊपर कुछ रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये सही है कि किसान जिस तरीके से पहले बड़े साहूकार के इसमें चुंगल में फंसा हुआ था, चाहे वो उसको पेस्टिसाइड लेना था, फर्टिलाइजर लेना था, लोन लेना था, किसी चीज में वो बड़े साहूकार को, जिसको हम मनी लेंडर्स कहते हैं, उसके चंगुल में था। आज वही जो चंगुल है वो थोड़ा उसका जो पैमाना है बहुत बढ़ गया है, और ये बड़ी बड़ी कंपनियां जो है वो एक बड़े साहूकार के रूप में जो है आ रही हैं, और वो अपने हमारे किसानों को उसमें जो है वो बिल्कुल फंसा के और उसमें जो है हर तरीके से उनको क्रश करने की कोशिश की जा रही है। तो ये एक तरह का डिजिटलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का एक स्वरूप हमको देखने को मिला है वर्ल्ड में, और हमको लगता है कि इंडिया में भी इसको बहुत तेजी से प्रमोट किया जा रहा है। और इसमें ऐसी ऐसी चीजें हो रही कि आप सोच भी नहीं सकते। जैसे अभी हम एक प्रोग्राम देख रहे थे जिसमें जो पॉलिनेशन होता है खेत में, परपरागन जिसको कहते हैं, तो परपरागन के लिए आमतौर पे इस्तेमाल होती है बीज या फिर भौरे जो होते हैं या मधुमक्खी जो होती है। और अमेरिका में ये देखा गया है कि मधुमक्खी की संख्या बहुत तेजी से कम होती चली जा रही है। तो उन्होंने क्या किया कि एक ड्रोन के जरिए उन्होंने ड्रोन में उस तरह के पॉलिनेशन का जो भी उसमें जो परपरागन के लिए चीजें होती है उसको उसमें ड्रोन्स में डाल के और वो छिड़काव कर रहे हैं, और 1 घंटे के अंदर में करीब करीब 40 हेक्टेयर में वो ड्रोन जाके उसको पॉलिनेट कर रहा है। तो अब ये मतलब हम कह सकते हैं कि अब पॉलिनेटर्स की भी अब एक तरह से जरूरत नहीं पड़ रही है, और पॉलिनेशन के लिए भी अब ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। उसी तरह अगर जो रोबोट्स हैं, रोबोट्स को जो है एक एक प्लांट्स की, आप यकीन मानिए एक एक प्लांट्स का अलग से फोटो लेके जो वो भेजता, ट्रांसमिट करता है अपने सेंटर में, और फिर उस प्लांट्स में क्या खराबी है, उसमें कितना पेस्टिसाइड की जरूरत है, उसमें कहीं खरपतवार तो आप अगल बगल नहीं निकल गया है, उसमें फर्टिलाइजर कितना चाहिए, वो वहीं से इंस्ट्रक्शंस होते हैं, और वो इंस्ट्रक्शंस जो है वो जाके ड्रोन्स जो है उसको पूरा करता है। बहुत से रोबोट्स को जो है खेतों में छोड़ दिया गया है, और रोबोट्स
24/7 24 घंटे उस प्लांट्स की रियल टाइम डेटा, मतलब अभी उस प्लांट में क्या हो रहा है, वो पूरी की पूरी जानकारी जो है वो किसान को मिल रही है या उस कंपनी को मिल रही है जिसको किसान ने हायर किया है अपने खेत के जानकारी लेने के लिए। तो ये इस तरह का जो डिजिटलाइजेशन हो रहा है वो एक बहुत ही मतलब बड़े पैमाने पे हो रहा है, और हमको लग रहा है कि अगर ये इसी तरह, और ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान इसमें बहुत पीछे है, हिंदुस्तान में भी बिल्कुल यही चीज हो रहा है। और हमारा जो मेरे ख्याल से नचिकेत जी इसके ऊपर और रोशनी डालेंगे कि इसमें जो एमओयू साइन हुआ है वो एक बस शुरुआत है। ऑलरेडी अगर आप जरा सा अपना जो मोबाइल फोन है, उस मोबाइल फोन में उसमें जो आप ऐप डाउनलोड करने के लिए जो जाते हैं, तो वो उसमें जरा सर्च करके देखिए एग्रीकल्चर एप्स, आपको 50 एग्रीकल्चर एप्स मिल जाएंगे। और वो उसमें बहुत से ऐसी चीज जो हर फील्ड में जो है वो ऑलरेडी काम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि डिजिटलाइजेशन और एग्रीकल्चर हिंदुस्तान में एक अभी शुरुआत है, ऐसा नहीं है, ऑलरेडी ये काफी बड़े पैमाने पे हो रहा है। और इसका क्या नुकसान होगा, इसके क्या हमारे छोटे, खासकर हमारे देश में जहाँ पे छोटे किसान बहुत ज्यादा हैं, उनको इसका क्या फायदा होगा, या वो छोटे किसान इसमें लिंक हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, इसका सिर्फ नुकसान बड़े किसानों को होगा जो ऑलरेडी बड़ी बड़ी कंपनियों से डील कर रहे हैं। ये सब अभी भी एक बहुत बड़े सवाल हैं, इसके ऊपर काफी रिसर्च होने की जरूरत है। हमको लगता है कि हम अपनी बात यही खत्म करेंगे और कोशिश करेंगे अगर बाद में कुछ डिस्कशन हो तो इसमें भी हम कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद अफसर भाई। और आपकी जो सारी बातचीत का जो निचोड़ निकष मुख्य रूप से ये है कि हम बेसिकली ये देख रहे हैं कि डिजिटलाइजेशन से बड़ा खतरा जो संभावित दिखाई पड़ रहा है किसानों के लिए, वही दिखाई पड़ रहा है कि कुछ कंपनियों के हाथों में जो है वो खेती किसानी जा रही है, और वो एक प्रकार का जिसको आप मोनोपोलाइजेशन कर रहे हैं, सेंट्रलाइजेशन कर रहे हैं, उसकी बड़ी चिंता। और भारत जैसा देश जहां पर खेती किसानी के लिए औसत जोत का आकार जो है 1 हेक्टर 1.08 हेक्टर औसत जोत का आकार है, और यूएस जैसे देश में जहां हम बात करते हैं वहां 180 हेक्टर करीब 179 हेक्टर जो है वो औसत जोत का आकार है। तो इतने छोटी लैंड होल्डिंग जहां पर है वहां पे ये तकनीक को बढ़ावा इस रूप में देना वो बड़ी एक प्रकार से चुनौती तो है ही, लेकिन कुछ कुछ आपने संकेत इस तरफ दिए कि ये एक बड़ी चुनौती बन सकती है आने वाले समय में। थोड़ा सा इसी आपकी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं नचिकेत भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी हाल ही में हमारे देश के अंदर जो माइक्रोसॉफ्ट के साथ अन्य 4-5 कंपनियों के साथ मिलकर के जो एक एमओयू साइन हुआ, और एमओयू साइन बेसिकली सरकार का मानना यह है, माननीय कृषि मंत्रालय से ये इस तरह के मतलब स्टेटमेंट्स आए हैं कि ये एमओयूज करने के पीछे उद्देश्य खेती में तकनीक को बढ़ावा देने के पीछे उद्देश्य किसानों की आय में वृद्धि करना और खेती के संबंधित जो समस्या है, चिंता है, उनका निदान हो, और हम एक उत्पादन के साथ पोषण को सुनिश्चित कर पाए, वो इसके पीछे बड़ा उद्देश्य। तो कैसे आय में वृद्धि किस प्रकार से होगी इस तकनीक के प्रयोग से, क्या हमारे छोटे किसान हमारे देश में जहां पर अभी स्मार्टफोन की उपलब्धता गांव ढानियों में अभी तक सुनिश्चित नहीं हो पाई है, नहीं है तकनीक की, जहां पर इंटरनेट सर्विसेज बहुत पुअर हैं, उन सब को देखते हुए क्या हमारे किसान तैयार हैं और उसकी क्या चुनौतियां होगी, उस पर बात करने के लिए मैं नचिकेत उड़ोपा से आग्रह करूंगा। नचिकेत भाई। अच्छा, सभी को नमस्ते, और मुझे यहाँ बोलने का मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अफसर भाई ने बहुत अच्छी तरीके से इसका पूरा एक पृष्ठभूमि रखा है। और आज के ज़माने में हर चीज़ का डिजिटलीकरण हो रहा है, हर चीज़ ऑनलाइन आ रहा है, और सरकार भी चाहती है कि पूरा जो शासन का ढांचा है वो भी ऑनलाइन आ जाए। तो ये सिर्फ कृषि में ऐसा नहीं है कि सरकार सिर्फ कृषि में कर रही है, बहुत अन्य दूसरे फील्ड में भी, क्षेत्र में भी देखेंगे। जैसे स्वास्थ्य के ढांचे में भी अभी खास करके कोरोना के समय में पिछले साल जब पहला वेव आया तब आरोग्य सेतु एक ऐप निकाला,
और कोशिश किया कि उससे फिर लोगों को पता चले एक दूसरे का कि कोई और आसपास है कि नहीं जिनको कोरोना है। अभी वैक्सीनेशन के लिए अभी बाद में तो वॉक इन भी बिना अपॉइंटमेंट का जाने देने लगे, बट पहले ये था कि वैक्सीन के लिए भी पहले अपॉइंटमेंट लेना है। कोविन उसके लिए एक ऐप भी बनाया था। और सिर्फ स्वास्थ्य नहीं, ऐसे ही शिक्षा में भी अगर हम देखेंगे तो आजकल काफी शिक्षा सब ऑनलाइन ही हो रहा है। और इसके पीछे भी एक ढांचा बना रहे जहां लोग अपने सारे सर्टिफिकेट, ऐसा नहीं कि सिर्फ शिक्षा से लेके सर्टिफिकेट, कोई जाति प्रमाण पत्र है, मृत्यु प्रमाण पत्र है, कोई अन्य चीज है, वो सब उसका भी, उसके लिए भी एक डिजी लॉकर बना रहे हैं कि लोग अपने जितने भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, औपचारिक तरीके से जितने भी दस्तावेज है, वो भी सब ऑनलाइन हो जाए। और उसके लिए भी एक सरकारी ढांचा बन रहा है ताकि आप अगर मान लीजिए अपना आधार नंबर दे देंगे तो आपका उसमें पासपोर्ट लिंक है, ड्राइविंग लाइसेंस लिंक है, एजुकेशन सर्टिफिकेट लिंक है, जितने भी दस्तावेज है वो सब भी लिंक है। तो इस तरीके से कोर्ट में भी आजकल काफी अगर पूरे न्याय का भी ढांचा हम देखें तो उसमें भी काफी ऑनलाइन आने लगा है। तो ये जो कृषि में हो रहा है ये सब उसी से एक तरीके से संबंधित है और उससे अलग नहीं है। और कृषि में एक उदाहरण है कि अगर हम फर्टिलाइजर का देखेंगे तो फर्टिलाइजर का फिलहाल जो खाद का है, रासायनिक खाद का सब्सिडी फिलहाल कंपनियों को जा रहा है। और सरकार काफी समय से ये चाह रही है कि ये सब्सिडी सीधा किसान को मिले। बट इसके लिए कौन सा किसान कितना खाद खरीद रहा है इसका ट्रैकिंग करना होगा। और फिर जैसे एलपीजी में किया कि हर घर के लिए 6 सिलेंडर फ्री है, 9 सिलेंडर फ्री है, 12 सिलेंडर फ्री है, जितना भी है, तो उस घर ने कितने सिलेंडर लिए, सिलेंडर खरीदने के बाद उसके बाद आपके खाते में वो सब्सिडी के पैसे आते हैं। तो इसी तरीके से क्योंकि रासायनिक खाद का सब्सिडी भी सरकार के लिए एक बहुत बड़ा बजट का आइटम है, तो दसों हजारों करोड़ में जाता है इसका बजट, तो 50,000 करोड़ से भी ज्यादा है। अभी फिलहाल लगभग 70,000 करोड़ का है। और इसमें अगर तो सरकार का इसमें उद्देश्य है कि जैसे सिलेंडर में लिमिट है, एक घर में इतने सिलेंडर का लिमिट है, तो एक किसान का, उनका अगर ये खेत है, ये फसल है, अभी सॉइल हेल्थ कार्ड भी आ गए, तो आपके खेत में फलाना तत्व कम है, नाइट्रोजन इतना कम है, फास्फोरस इतना कम है, पोटैश इतना कम है, तो उसके हिसाब से आपको यूरिया इतना डालना चाहिए, डीएपी इतना डालना चाहिए, तो उसके हिसाब से फिर खाते में सब्सिडी आए। तो इस तरीके का एक शासन के लिए एक ऑनलाइन डिजिटल ढांचा बिठाना चाहिए सरकार। तो ये जो पूरा हो रहा है उसका एक पृष्ठभूमि कहीं ना कहीं हमें ये भी ध्यान रखना है कि सरकार इस पूरे ढांचे के माध्यम से क्या करना चाह रही है। तो इस तरीके इस दिशा में हम बढ़ने जा रहे हैं। और जितने खेती से रिलेटेड डेटा है, तो मधुलिका जी और बता पाएंगे कि हमारा जितने जमीन को लेके जितने कागज है, लैंड रिकॉर्ड्स हैं, वो किस हद तक अभी इसका डिजिटलीकरण हुआ है, तो वो लिंक होगा। फिर सॉइल हेल्थ कार्ड, उसमें हमारे जो खेत में जो मिट्टी है उसमें कौन से तत्व कितना है वो लिंक होगा। पीएम किसान है तो उसके पेमेंट लिंक होंगे। अगर क्रॉप इंश्योरेंस लिया हुआ है, फसल बीमा किया है, तो वो भी लिंक होगा। तो इस तरीके से एक डेटाबेस बनाना चाह रहे हैं हर किसान का कि वो खेती से लेके क्या क्या कर रहे हैं। तो ये एक इसका, और मैं जिस पृष्ठभूमि रखना चाह रहा था कि किस तरफ और या किस मानसिकता से, किस सोच के साथ ये पूरा किया जा रहा है। और इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट का एमओयू का ज्यादा चर्चा हुआ है मीडिया में, बट इसके अलावा और 4 कंपनी के साथ एमओयू हुआ है, और वो भी उतना ही, जो इसमें माइक्रोसॉफ्ट की जितनी भूमिका है इन अन्य कंपनियों का भी इतनी भूमिका है, तो उनके बारे में भी मैं थोड़ा बताऊंगा। बट उसके पहले ये जो पूरा माइक्रोसॉफ्ट क्या कर रहा है या बाकी 4 कंपनी क्या कर रहे हैं, तो ये सब पूरा एक ढांचा बिठा रहे हैं। इस ढांचे का नाम है एग्री स्टैक। और इस एग्री स्टैक का इसके बनाने के क्या नियम होंगे, तो वो जो बना रहा है सरकार, उसका जो नाम दिया है वो है इंडिया डिजिटल इकोसिस्टम फॉर एग्रीकल्चर।
यानी IDEAA या छोटे में उसको आइडिया बोल सकते हैं। तो ये जो इंडिया डिजिटल इकोसिस्टम फॉर एग्रीकल्चर बन रहा है वो तय करेगा कि जो एग्री स्टैक बन रहा है, जैसे मान के चलिए आधार बना, फिर आधार के बाद अभी पूरा एक ऑनलाइन पेमेंट का सिस्टम बना, बीम ऐप बना, जिसके थ्रू फिर अभी पेटीएम हो, गूगल पे हो, अमेजोन पे हो, या एक खाते से दूसरे खाते में ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए जो सिस्टम बना, तो उस तरीके से जो एक डिजिटल पेमेंट का सिस्टम बना है, उसी तरीके से एक एग्रीकल्चर में भी एक ऑनलाइन IT का ढांचा बन रहा है जिसका नाम है एग्री स्टैक। और फिलहाल जितना ये पूरा हो रहा है, इस पूरे प्रक्रिया में फिलहाल अभी तक किसान की कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। और तो ये भी एक सोचने वाली बात है कि ये पूरा बन रहा है तो ये किसके हित के लिए बन रहा है या इससे किसको फायदा मिलने वाला है। और जब तक किसान की वहां आवाज नहीं पहुंचती तो फिर इस पूरे ढांचे में किसान का फायदा हो रहा है या कंपनियों का फायदा हो रहा है, ये एक तरीके से इस पे नजर रखने के लिए किसान की भी एक प्रतिनिधित्व होनी चाहिए, जो फिलहाल अभी नहीं है। और जो ये पूरा डेटाबेस बन रहा है, ये इसमें किसान का अगर किसी व्यक्ति के साथ खेती का जमीन है उनके नाम पे, उन्हीं को किसान माना जाएगा। तो अगर मैं कोई बटाईदार किसान हूँ, मैंने किसी से जमीन ठेके पे लिया है और मेरा खुद अपना जमीन नहीं है, दूसरे के जमीन में अगर खेती कर रहा हूँ, हालांकि खेती तो मैं ही कर रहा हूँ, जिनका जमीन है वो किसी शहर में, हो सकते दूसरे देश में भी बैठे हैं, अमेरिका में बैठे हैं, उनके खेत में मैं खेती कर रहा हूँ, लेकिन किसान मुझे नहीं माना जाएगा, जो अमेरिका में बैठा है उसे माना जाएगा, क्योंकि मेरे नाम में वो जमीन के कागज नहीं है। या एक ही घर में मान के चलिए मेरे नाम पे जमीन है, लेकिन मेरी पत्नी भी उतनी ही काम करती है खेत में, लेकिन उसको, क्योंकि उसके नाम पे जमीन नहीं है तो उसको किसान नहीं माना जाएगा, सिर्फ मुझे किसान माना जाएगा। तो ये भी है। या जो पशुपालन करते हैं, मेरे पास जमीन नहीं है लेकिन मैं गाय भैंस पालता हूँ, या हो सकता है मैं बकरे रखता हूँ, उनको चराने के लिए मैं ले जाता हूँ, तो ये भी एक तरीके का खेती है, बट इसको इनको किसान नहीं माना जाएगा। या जो घुमंतु लोग हैं, जो जानवरों को लेके एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, तो वो भी किसान है एक तरीके से, लेकिन उनको इसमें किसान नहीं माने जाएंगे क्योंकि उनके नाम पे जमीन नहीं होगा। या मछुआरे हैं, या जो वन उपज का जो जाके जंगल में जाके उसको लाते हैं, तो इस तरीके से जो खाद्य पदार्थ का बनाने में जो जिनका काम है, लेकिन उनके नाम पे जमीन नहीं है, तो वो सब इस डेटाबेस के बाहर हो जाएंगे। और जमीन के कागज के डिजिटलीकरण में मान के चलिए मेरे नाम पे जमीन है और मैं खेती कर रहा हूँ, तब भी डिजिटलीकरण में भी बहुत सारी दिक्कतें हैं, मैं उसमें जाऊंगा नहीं क्योंकि मधुलिका जी ने उस पर बहुत काम किया है, तो वो इसके बारे में और बता सकते हैं। और एक आखिरी पॉइंट, इसके बाद मैं MOUs पे आऊंगा। एक आखिरी चीज हमें ध्यान रखना है कि ये पूरे IT वर्ल्ड में एक अंग्रेजी में एक तरीके से एक कहावत माना जा सकता है, GIGO, यानी गार्बेज इन गार्बेज आउट। इसका मतलब है कि जिस डेटा के साथ आप सब कुछ कर रहे हैं, अगर वो डेटा सही नहीं है तो फिर उसके बाद आप उस गलत डेटा के साथ कुछ भी करो तो उसका नतीजा भी गलत होगा। तो हमारे सरकार के पास काफी हद तक जो डेटा है वो कितना सही है वो भी हमें देखना होगा। लैंड रिकॉर्ड्स या जमीन को लेके जो कागज है, हम सब जानते हैं कि हमारे गांव में ही या हमारे परिवार में ही किस हद तक सही है, कितना हम अपडेट करते हैं इसको, और बाकी भी और भी डेटा है। तो ये डेटा सरकार के पास तो कुछ तो डेटा है, बट वो क्या वो डेटा सही है कि नहीं, ये भी हमें देखना होगा, क्योंकि इसको लेके फिर बहुत सारे डिसीजन लेने जा रही है सरकार। तो इस वजह से अभी मैं MOUs पे भी आता हूँ, जो समझौता किया है सरकार ने माइक्रोसॉफ्ट और अन्य कंपनियों के साथ। तो माइक्रोसॉफ्ट के साथ जो समझौता किया है उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा यही है कि जो 100 गांवों में माइक्रोसॉफ्ट काम करेगी, उसमें एक बहुत मुख्य काम माइक्रोसॉफ्ट का यही है कि सरकार ने उनको डेटा दिया है कि हमारे पास इन 100 गांव में जो किसान हैं
उनके बारे में हमारे पास ये डेटा ये है हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक। आप अभी फील्ड में जाके देखिए कि जो कागज पे लिखा है हमारे पास वो क्या सही है कि नहीं। तो माइक्रोसॉफ्ट का एक बहुत बड़ा काम इस समझौता में यही है कि वो फील्ड में जाके देखेंगे कि सरकार के पास जो डेटा है वो किस हद तक सही है और किस हद तक नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार और बाकी जो कंपनी भी इसमें घुस रहे हैं उनको भी पूरा विश्वास नहीं है कि जो डेटा उनके पास है वो सही है कि नहीं। तो अगर ऐसे डेटा के साथ हम फिर निर्णय लेने जा रहे हैं, बड़े बड़े निर्णय, तो वो फिर निर्णय भी कितने सही होंगे या नहीं उस पर भी सवाल उठते हैं। तो अभी मैं समझौते पे आता हूँ। सबसे पहला समझौता जो हुआ वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के साथ हुआ और ये हुआ जैसे अफसर भाई ने भी कहा ये अप्रैल इस साल के अप्रैल 2021 में हुआ है। और इसके अलावा जो समझौते हुए हैं अमेजोन के साथ हुआ है और अमेजोन आजकल शायद माइक्रोसॉफ्ट से भी और बड़ा एक कंपनी बन चुका है। अमेजोन के साथ समझौता है, पतंजलि के साथ समझौता है, एक और कंपनी है ESRI, ये भी एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है, इनके साथ भी समझौता है और एग्री बाजार एक भारतीय कंपनी है, इनके साथ समझौता है। तो और लगभग 5 मिनट में मैं अपनी बात रखने की कोशिश करता हूँ। तो इसका अगर मैं तुलना करता हूँ हमारे मोबाइल के साथ, अगर आपके पास फोन है, एंड्रॉयड फोन है, तो उसके साथ तुलना करके मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये जो पूरा जैसे फोन में अलग अलग सॉफ्टवेयर है जो अलग अलग चीज करते हैं, वैसे ही इन जो अलग अलग कंपनियों के साथ समझौता किया है वो भी इस पूरे डिजिटल ढांचे का अलग अलग हिस्से पे काम करना है इनको। तो पहले है माइक्रोसॉफ्ट के साथ और उनको डेवलप करना है एक चीज जिसको कहा गया है यूनिफाइड फार्मर सर्विस इंटरफेस यानी UFSI। तो ये एक तरीके से जो ये पूरा डिजिटल सिस्टम खेती कृषि के लिए जो बना रहे हैं उसका एक अंडरलाइंग एक ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह होगा। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आपके पास फोन है, तो जो फोन में जो एंड्रॉयड चलता है, जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है जो पूरे फोन को चलाता है, उसके ऊपर आपके और अन्य ऐप हो सकते हैं, व्हाट्सएप हो सकता है, फेसबुक हो सकता है, फलाना और भी एप्स होंगे, बट ये सारे ऐप को चलाने के लिए जो मुख्य सॉफ्टवेयर है वो एंड्रॉयड है। तो वैसे ही ये पूरा जो खेती से जुड़ा हुआ डिजिटल ढांचा है उसका जो एक तरीके से जिस आधार के ऊपर या जो मूल उसके नीचे जो फाउंडेशनल प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर है, वो उसको माइक्रोसॉफ्ट को डेवलप करना है और उसका नाम है यूनिफाइड फार्मर सर्विस इंटरफेस। अगला समझौता है अमेजोन के साथ। Amazon बनाएगा, जैसे एंड्रॉयड में प्ले स्टोर है, अगर आपको और ऐप यूज करने हैं तो आपको प्ले स्टोर में जाके व्हाट्सएप आप इंस्टॉल कर सकते हैं, फेसबुक डाउनलोड करके लगा सकते हैं या और भी एप्स आप कर सकते हैं। तो उसी तरीके से अगर खेती से जुड़ा आपको मौसम को लेके कुछ जानकारी चाहिए उसके लिए एक ऐप होगा, या आप जैसे आजकल उबर और ओला चलता है वैसे ही आपको खेत में गन्ना काटने के लिए आपको कोई कंबाइन हार्वेस्टर का बुकिंग करना है तो उसके लिए हो सकता है वो एक ऐप हो कि आपने उस ऐप में आपने डाला कि मुझे 2 दिन बाद अपनी फसल काटनी है, तो फिर फसल काटने का जो कंबाइन हार्वेस्टर लेके कोई, जैसे उबर आपको कनेक्ट करता है कोई टैक्सी वाले के साथ, वैसे ये ऐप आपको, ये ऐप से आपको कनेक्ट कर सकते हैं किसी कंबाइन हार्वेस्टर के साथ। तो ऐसे और भी ऐप्स हो सकते हैं। हो सकता है आपको लोन लेना है तो ऋण लेने के लिए कोई फाइनेंस वाला कंपनी होगा, पेटीएम हो सकता है, कोई और हो सकता है, उनका एक ऐप होगा। तो ये सारा ऐप के लिए जो सिस्टम है, जैसे गूगल में प्ले स्टोर बना है एंड्रॉयड फोन में, वैसे ये पूरा जो ढांचा है अलग अलग ऐप्स को बनाने का, उस ढांचे को अमेजोन को बनाना है। फिर पतंजलि के साथ जो समझौता है वो है फार्म मैनेजमेंट सॉल्यूशन के लिए। मतलब जैसे अफसर भाई भी कह रहे थे कि एक बहुराष्ट्रीय कंपनी BASF जो एक ऐप बनाया उन्होंने, उसी तरीके से भारत के लिए पतंजलि एक ऐप बनाएगा। इसमें एक चीज है IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसका मतलब है कि आपके खेत में मान लीजिए टपक सिंचाई है तो वो एक सेंसर आपके खेत के मिट्टी में डालेंगे कि मिट्टी में कितनी नमी है, और जैसे ही नमी कम होती है तो फिर टपक सिंचाई या कोई दूसरा भी
आपका कुएं से कनेक्टेड मोटर है, वो मोटर ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा। या मान के चलिए, जैसे अफसर भाई भी कह रहे थे, कुछ ऐप होंगे, ड्रोन जाएगा आपके खेत पे, एक एक पौधा का फोटो लेगा, उसमें देखेगा कि इसमें खरपतवार लगा है, कोई और इसमें रोग लग गई है, कोई कीड़ा लग गया है, उसके हिसाब से फिर उसमें जो भी दवाई छिड़कनी है तो वो आपको बताएगा कि फलाना दवाई डालना है। या हो सकता है वो अपने आप ऑनलाइन ऑर्डर भी करें, आपके पास वो दवाई पहुंच भी जाएगा अपने आप। तो ये सब चीजें करने के लिए, इसके लिए जो ढांचा चाहिए उस पे पतंजलि को काम करना है। फिर चौथा जो समझौता है, कंपनी है, बहुराष्ट्रीय कंपनी है ESRI। तो ये जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी GIS पे काम करेंगे। इसका मतलब है कि आजकल ऊपर से सैटेलाइट जाते हैं, सैटेलाइट से आपके खेत का फोटो लेंगे और उससे उनको पता चलेगा आपने कौन सा फसल डाला है, वो फसल में उत्पाद कितना हो रहा है, वो फसल है भी कि नष्ट हो गया, तो इसमें बीमा के लिए भी ये यूज हो सकता है। तो अगर यही जैसे हम मोबाइल का तुलना करना है, तो एक तरीके से जैसे मोबाइल में गूगल एप्स है, गूगल मैप है, तो उसी तरीके से ये सारे जितने खेत हैं इंडिया में उन सब का इनको सैटेलाइट फोटो मिलेगा, उससे ये एक मैप बनाएंगे, जितने खेत हैं इंडिया उन सब का मैप बना के, और फिर इससे जो और लोगों को अगर इसके ऊपर कुछ बनाना है, जैसे उबर ओला वगैरह गूगल मैप के ऊपर चलते हैं, तो ये जब एक बार मैप होगा सारे खेतों का, तो उसके ऊपर फिर मान लीजिए कोई फसल बीमा कंपनी को ये सूचना चाहिए होगा, उसके आधार पे वो तय करेंगे किसको कितना प्रीमियम देना है या मुआवजा देना है, नहीं देना है। तो इन चीजों पे काम करने का, इन चीजों को डेवलप करने के लिए समझौता किया गया है ESRI के साथ। और आखिरी जो समझौता है वो एक भारतीय कंपनी है एग्री बाजार, और इनको जो करना है पूरा एक मार्केट खड़ा करना है, जिसमें मान लीजिए आपको ऋण लेना है तो उसमें आप जाके ऋण ले सकते हैं, आपको कोई खाद या दवाई खरीदना है वो उस मार्केट में मिलेगा, या आपको अपना फसल बेचना है तो वो भी वहां जाके आप देख कर सकते हैं, या कोई अन्य आपको जानकारी चाहिए मौसम के बारे में, फिलहाल मार्केट में क्या रेट चल रहा है अलग फसलों का, या आपका अगर कोई एक फसल आप उगा रहे हैं तो उसके लिए क्या क्या, किस तरीके से, कब आपको कितना पानी डालना चाहिए, कब कितना खाद डालना चाहिए, जो एक पैकेज ऑफ प्रैक्टिस होता है वो सब इस पे मिल जाएगी जानकारी। तो ये एक तरीके से जो एग्री बाजार को करना है, जैसे अमेज़न या फ्लिपकार्ट है, तो एक तरीके से उस तरीके का एक बाजार इनको खड़ा करना है। और दूसरा, जैसे गूगल से हमें अलग अलग जानकारी मिलती है, तो अमेज़न और गूगल दोनों को कंबाइन करके जो हमें सर्विस मिलता है, तो उन चीजों का कृषि के लिए डेवलप करने का काम एग्री बाजार को मिला है। तो मोटा मोटा ये जो समझौते, अभी 5 समझौते हुए हैं, उनका जो मूल उद्देश्य है वो मैंने समझाने की कोशिश की है। और आखिरी आलोक जी, जस्ट अगर 1-1.5 मिनट और मिल जाए तो मैं जस्ट इस पे कुछ अपनी राय और टिप्पणी जस्ट रखना चाह रहा हूँ। कि सबसे पहला तो ये है कि जो पूरा ये डिजिटलीकरण है, ये एक औजार है, और ये अच्छे के लिए भी यूज किया जा सकता है और बुरे के लिए भी। और ऐसा नहीं है कि सारा डिजिटलीकरण खराब है या सारा डिजिटलीकरण अच्छा है। ये जिस तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा उस पर निर्भर करेगा कि इससे फायदा होगा या नुकसान होगा। और जिस तरीके से दूसरे क्षेत्र में भी लोगों ने इसका फायदा लिया है, वैसे ही खेती और किसानों को भी इसका फायदा मिलना चाहिए। बट फिलहाल जिस तरीके से इसका पूरा जो निर्णय लिया जा रहा है, जैसे फिलहाल किसानों का इसमें कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, और अगर सिर्फ कंपनियां का बोलबाला इसमें चलेगा, तो फिर जिनके पास ऑलरेडी ताकत है या जिस वर्ग को इसका इस्तेमाल करके इसका फायदा लेना पता है, वो अपनी ताकत और बढ़ाएंगे। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि कंपनियों को इससे और कंपनियों का ज्यादा फायदा हो और किसानों का नुकसान हो। तो ये एक चीज है जिसे हमें हमेशा मन में रखना चाहिए। और एक एक आजकल बहुत ही एक कहावत टाइप चल रहा है कि डेटा इज द न्यू ऑयल, अंग्रेजी में। इसका मतलब है कि अगर हम पिछले शतक में देखेंगे, लगभग 1980 1990 के दशकों में जो बड़े बड़े कंपनियां थे वो तेल के कंपनी थे। तेल मतलब जैसे पेट्रोल डीजल और इस तरीके से तेल।
तो दुनिया का सबसे बड़ा कंपनी एक्सॉन मोबिल था, जो एक अंतर्राष्ट्रीय बहुराष्ट्रीय तेल का कंपनी है। लेकिन आजकल के बड़े बड़े कंपनी सब आईटी कंपनी है। जैसे अफसर भाई भी कह रहे थे, अमेजोन के जो मालिक है जेफ बेजोस, उन्होंने लगभग $70 बिलियन उनकी आय बढ़ी है पिछले 1 साल में। तो आईटी से लेके, डेटा से लेके, आजकल जैसे पहले तेल से लोग कमाते थे, आजकल डेटा से कमा रहे हैं। पूरा ये अर्थव्यवस्था का ढांचा पूरा बदल रहा है। अगर हम भारत में ही देखेंगे तो रिलायंस एक बहुत बड़ा तेल का कंपनी था, वो भी आजकल जियो में इसलिए गया है क्योंकि जियो उन्होंने फेसबुक से टाई अप किया है, और वो भी एक तरीके से उनको भी पता है कि पर्यावरण बदल रहा है, तेल का ज्यादा लंबा चलने नहीं वाला है, तो वो भी अपने बिजनेस को डेटा बिजनेस बनाना चाह रहे हैं। तो ये एक हमें चीज को ध्यान में रखना चाहिए। और ये एक बहुत मूलभूत परिवर्तन हो रहा है खेती और कृषि में। पहले जैसे देसी तरीके से खेती होता था, किसान आत्मनिर्भर थे, फिर पिछले 30-40 साल में रसायन का इस्तेमाल होना शुरू हुआ, हाइब्रिड बीज आ गए हैं, और मशीनीकरण बहुत हो गया खेती में। आजकल लोग गाय भैंस इतना रखते नहीं हैं, अनलेस दूध के लिए हो तो अलग बात है, बाकी खेती में उसको कम काम में लेते हैं। तो किसान जो पहले आत्मनिर्भर था, अभी मार्केट पे निर्भर हो गया है। इससे मिट्टी काफी उपजाऊ, उसकी जो उपजाऊ नहीं रही, और पर्यावरण पे नुकसान हो रहा है। जो खाना फसल बन रहा है वो भी स्वास्थ्य के लिए अभी इतना अच्छा नहीं है। तो इसी दिशा में अगर हम बढ़े, ये भी हो सकता है कि धीरे धीरे, और जो खास करके पश्चिम में जो ये पूरा आईटी का चल रहा है, वो इसलिए है कि वो बिना किसान की खेती चाहते हैं। और अभी भी अगर हम अगले 30-40 साल में देखेंगे जिस तरीके से चल रहा है, अगर इस पे नियंत्रण ठीक से नहीं होता है तो कंपनियां तो यही चाहते हैं कि बिना किसान का बड़े बड़े कंपनी ही मशीन के थ्रू खेती करें। तो क्या हम इस तरीके का भविष्य चाहते हैं, इस पे हमें सोचना चाहिए, और निर्णय किसान के होने चाहिए, कंपनियों के नहीं। जी धन्यवाद नचिकेत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने मूल रूप से अच्छी बात ये कही कि पांचों जो अलग अलग कंपनीज के साथ में एग्रीमेंट हुए, उसके पीछे क्या उद्देश्य है, उसको लेके विस्तार से बातचीत की, चर्चा की, ताकि थोड़ी समझ बन पाए। लेकिन मूल सवाल अभी भी आपका वही खड़ा हुआ है कि अल्टीमेटली कहीं ना कहीं इससे वही दिखाई पड़ने लगा है कि तकनीक का इस्तेमाल हमने हरित क्रांति के समय 60-70s में देखा कि आत्मनिर्भर होना चाह रहे थे हम, और हमने खूब आत्मनिर्भरता खेती किसानी अन्न में अनाज उत्पादन में हासिल भी की। लेकिन उसी हरित क्रांति का आज जो है वो दुष्परिणाम भी देखा जा रहा है कि जिस तरह से उस तकनीक का ठीक ठीक इस्तेमाल करने की तैयारी किसानों की कितनी है, वो अगर नहीं है तो वैसी हश्र होगा जो आज हरित क्रांति के परिणाम आज दिखाई पड़ रहे हैं। हो सकता है कि आज के 20 साल 30 साल बाद इस नई जो है वो डिजिटलीकरण का कुछ दुष्प्रभाव दिखाई पड़े हमको, क्योंकि क्या किसान, क्या हमारे देश के छोटे किसान, लघु किसान, सीमांत किसान उस तकनीक को अपनाने के लिए तैयार हैं? पहला सवाल। दूसरा बड़ा सवाल खड़ा होता है कि डेटा जो है एक बड़ा टूल, बड़ा औजार जो आपने कहा बन गया है, तो क्या इस प्रकार के खेती किसानी के निजी खेती किसान के डेटा अगर किसी प्राइवेट कंपनी के हाथ में रहेंगे तो उनकी सुरक्षा, उस तथ्यों की, उन आंकड़ों की सुरक्षा का दायित्व, उसका कोई इस प्रकार का मैकेनिज्म, क्या उसके कोई रेगुलेशंस बने हैं, नहीं बने हैं? 2019 का अभी तक एक जो है वो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट जो पेंडिंग पड़ा स्टैंडिंग कमेटी में लोकसभा में भी, बिना इन सब तैयारियों के इस पे उतरना कितना ठीक रहेगा? खैर, मैं अब इन सब बातों पे आगे, अब मैं हमारे बीच में मधुलिका लक्ष्मी जी हैं, और मधुलिका लक्ष्मी जी के बाद में हम रामपाल जाट साहब के पास आएंगे पूरा एक ओवरऑल इसका सिनेरियो समझने के लिए। मधुलिका जी, जैसा कि अभी बात चल रही है कि पूरे देश में जो नए इस प्रकार के डिजिटलीकरण की तरफ देश बढ़ रहा है, उसी का एक बड़ा हिस्सा ये है कि भारत सरकार की एक बड़ी योजना है स्वामित्व योजना, और उस स्वामित्व योजना के तहत ये ऐसा होने जा रहा है कि आने वाले समय में सरकारें, राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें ड्रोन के थ्रू जो है वो मैपिंग करेगी किस खेती किसान के पास कितनी जमीन है, और उस मैपिंग को जो है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ जोड़ा जाएगा। लेकिन इन सब चीजों में क्या तैयारी है देश में? अभी तक नीति आयोग की रिपोर्ट ये कह रही है कि अगर हमारे देश में इतने लैंड, भूमि से जुड़े विवाद इतने हैं कि अगर केवल उन विवादों पर न्यायालय को चलाया जाए तो 20 वर्ष उन विवादों को निपटाने में लग जाएंगे। तो क्या ये नया डिजिटलीकरण
लैंड रिकॉर्ड्स, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स, लैंड रिकॉर्ड्स के संबंध में कुछ लाभकारी होगा या बड़ी चुनौतियों को बढ़ाएगा। तो हमारे बीच हैं मधुलिका जी। मैं माफी चाहता हूँ मधुलिका जी, समय 10 मिनट का समय है आपके पास, क्योंकि उसके बाद हम आगे भी हमारे पास रामपाल जाट जी को सुनना चाहेंगे, जैन साहब भी हैं। मधुलिका जी। डिजिटलाइजेशन को लेकर जैसे आप लैंड रिकॉर्ड्स के संबंध में मैं थोड़ा बात कहूंगी। राजस्थान के अपेक्ष में अगर देखें तो लैंड स्टेट सब्जेक्ट है, तो इसलिए सारी कैटेगरीज और सारे स्टेट गवर्नमेंट के निर्देश में होता है। तो रिकॉर्ड्स में आप देखेंगे तो लैंड के कई सारी कैटेगरीज है। खातेदारी जमीन है जिस पर किसान के खातेदारी हक है। फिर सरकारी जमीन है जिसको बीला नाम जमीन कहते हैं, जिसको भूमिहीन किसानों को अलॉट कर सकते हैं, उसको आबादी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और चारागाह जमीन है जो गांव के पशुओं के लिए है। आबादी जमीन है जिसका टोटल मालिक पंचायत होता है और उसका रिकॉर्ड पूरा पंचायत ही रखती है। और वन भूमि है जो वन विभाग उसका ओनर माना जाता है। तो आपने जैसे स्वामित्व योजना की बात रखी, वो एक्चुअली आबादी जमीन को लेकर है। अगर वो जब लॉन्च हुआ था वो भी पंचायत राज डिपार्टमेंट के साथ में लॉन्च हुआ है। और उसका एम भी आप देखेंगे तो लैंड को एक प्रॉपर्टी जैसा मान के लोन्स फैसिलिटेट करने का और उन चीज़ों को लेकर है। और वो ज़्यादातर आबादी भूमि पर फोकस्ड है। जो सरकार के बहुत समय से ये डिजिटलाइजेशन लैंड में कोई नया चीज नहीं है। 2007-8 से केंद्र सरकार का डिजिटलाइजेशन प्रोग्राम चालू है और वो एनआईसी करता है, वो प्राइवेट प्लेयर्स नहीं है, एनआईसी उसका इंचार्ज है। और वो क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के अंडर है, राजस्थान में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उसका केंद्र बिंदु है और उसके नीचे एनआईसी काम करता है। डिसीजन मेकर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है। 2008 से अगर अपन देखें तो डिजिटाइजेशन प्रोग्राम का जो प्रोग्रेस है और कितने तरीके के लैंड डॉक्यूमेंट्स है पहले वो देखना पड़ेगा। एक तो खातेदारी हक अपन सब जानते हैं, वो जमाबंदी के थ्रू सत्यापित होता है। और फिर गांव की नक्शा है, वो एक मूल डॉक्यूमेंट है। और खसरा गिरदावरी जिसमें हर साल किसी इलाके में 3 फसल, किसी इलाके में 1 या 2, उस हिसाब से गिरदावरी होती है। और कौन सी खसरे में क्या फसल बोया गया है वो डिटेल्स खसरा गिरदावरी में होते हैं। एक समय था जैसे शेयर क्रॉपर्स की बात आपने की कि 70s और अर्ली 80s में एक समय था, उस समय खसरा गिरदावरी में शेयर क्रॉपर्स की डिटेल्स लिखा जाता था कि कौन एक्चुअल मालिक है और कौन खेती कर रहे हैं। पर आज की तारीख में बटाईदारों का और ये पाती लेने वालों का नाम कहीं पे भी लैंड रिकॉर्ड्स में नहीं लिखा जाता है। फिर एक और जो मेन डॉक्यूमेंट है वो एंक्रोचमेंट्स दर्ज करते हैं सरकारी जमीन पर, चारागाह या बीला नाम जमीन पर एंक्रोचमेंट्स दर्ज करते हैं। खसरा परिवर्तनशील P14 कहते हैं। तो इन सारे डॉक्यूमेंट्स में आज की तारीख में, और फिर आबादी लैंड के ऊपर आबादी पट्टा है और वन भूमि पर वन अधिकार पत्र है जो आदिवासी इलाकों में लागू है। तो इन सारे डॉक्यूमेंट्स में 2008 से आज तक जो डिजिटाइजेशन का जो फोकस है वो जमाबंदी और नक्शा के ऊपर रहा है। और आप सरकारी आंकड़े देखेंगे तो लगभग 90% ऊपर जमाबंदी डिजिटाइज हुए हैं और नक्शे 50% डिजिटाइज हुए हैं। और उनको एक्सेस करने के लिए लोगों के पास में 3 तरीके हैं। एक तो ई-धरा करके एक ऐप है, एंड्रॉयड ऐप है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें एक्चुअली सारे डिटेल्स भी मिलते हैं, कितने तहसील अभी तक ऑनलाइन हुए हैं, कौन सी गांव छूट गया है, कौन से गांव नहीं। और जमाबंदी की कॉपी वहां से ले सकते हैं। और अपना खाता है जो बहुत पुराना वेबसाइट है, वहां से भी जमाबंदी की कॉपी मिल सकता है। और जन सूचना पोर्टल पर भी ये सर्विसेज उपलब्ध है। तो ये 3 तरीके से लोग एक्सेस कर सकते हैं। और नक्शा आज की तारीख में भी बहुत ही मुश्किल से अवेलेबल होता है, जमाबंदी थोड़ा बहुत ठीक है। एक तो जैसे आपने कहा है गार्बेज इन गार्बेज आउट,
हमारे डेटा कितना सही है। ये हम सभी जानते हैं कि मैं डूंगरपुर में रहती हूँ और मुझे पता है कि यहाँ पे लैंड रिकॉर्ड्स की जो स्थिति है, कई सारे मरे हुए 2 पीढ़ी पहले मरे हुए लोगों का नाम भी लैंड रिकॉर्ड्स में है और एक्चुअल पोसेशन और डॉक्यूमेंट्स में कहीं पे भी तालमेल कई जगह नहीं मिलती है। तो सरकार ने भी ये जो सर्वे रीसर्वे का जो ऑपरेशन है डिजिटल माध्यम से करने का कोशिश किया था। वो भी मतलब 11 तहसील कहते हैं, पर 11 तहसील में से 11 गांव, मतलब 11 गांव पूरा राज्य में उन्होंने चुना है। और ये सर्वे रीसर्वे का एक्सरसाइज उन्होंने डिजिटल माध्यम से सैटेलाइट इमेजेस के साथ में और कैडेस्ट्रल मैप्स को मैप करके करने का कोशिश किया था। पर वो जो सॉल्यूशन है वो टेक्निकल सॉल्यूशन था और टेक्निकल तक ही वो रह गया है, क्योंकि अगर कैडेस्ट्रल मैप और सैटेलाइट मैप मैच नहीं होता है, उसमें समझौता बिठा के जमीनी स्तर पर मैच हो, ये करने के लिए प्रशासनिक और पॉलिटिकल विल पावर चाहिए और लोगों के साथ में एक समझौता चाहिए। तो एक प्यूरिफिकेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स अकॉर्डिंग टू पोसेशन वो कभी राजस्थान में हुआ नहीं था। और ये 11 गांव में भी वहीं तक आके रुक गया था कि जहां तक टेक्निकल सॉल्यूशन पॉसिबल था। उसके आगे लोगों के साथ में जो बात करके वो जो भी करना था वो प्रोसेस रुक गया था। और ये डिजिटाइजेशन को लेकर जो भी एफर्ट्स है, कुछ हद तक एनआईसी इन्वॉल्व है। और आप डिपार्टमेंट में जाएंगे तो वहां पे आपको ज्यादातर जो जानकारी है या इसके ऊपर जो निगरानी का है वो आपको कंसल्टेंट्स बहुत सारे मिलेंगे। और ये कोई विप्रो है, कोई दूसरे कंपनी है, वहां से आके लोग बैठ के वहां पे काम कर रहे हैं। और मतलब आप बहुत ही आसानी से वो ओवरऑल जानकारी जो है आप ले सकते हैं। और मतलब आपको ये लगेगा कि जिम्मेदार कौन है, कोई भी कंपनी कोई भी व्यक्ति जाके इतना आसानी से आपको रिकॉर्ड एक्सेस मिल जाता है। और एक अक्यूमुलेशन का भी एक आप राजस्थान में कितना जारागा जमीन है, कितना बीलानाथ जमीन है, ये सारे चीज भी आप आज की तारीख में लोग नहीं एक्सेस कर सकते हैं, पर ये सारे जो चीज है वो डिजिटली पॉसिबल है। और उसका जो एक्सेस है लोगों के लिए जमाबंदी मिलना, नक्शा मिलना वो अलग बात है, पर किसको इसका एक्सेस मिल सकता है वो एक्चुअली सोच के उसमें काफी डिस्कम्फर्ट फील होता है कि कोई भी इस चीज को बहुत आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। और आज की तारीख में एक लैंड बैंक की कॉन्सेप्ट भी चल रहा है। आप बाड़मेर में उधर कुछ एरियाज में आप देखेंगे तो आपको लैंड बैंक के नाम से भी खाता मिलेगा। मतलब सरकार ये खातेदारी जमीन जो नहीं है, बिला नाम है, इन सारे चीजों को पुल इन करके ये लैंड बैंक बना रहे हैं, जो थोड़ा संदिग्ध है उसका जो एम है। और डिजिटाइजेशन को लेकर आप रिकॉर्ड्स देखेंगे या स्टडीज देखेंगे, उसमें लगभग आपको मेन एम क्या है वो ये कहते हैं कि इट इज फॉर ईज ऑफ बिजनेस। लैंड को लेकर बिजनेस इजी हो उसके लिए ये एफर्ट है। पर किसान को फोकस में रख के, किसान को क्या चाहिए, छोटा किसान को क्या चाहिए, मीडियम किसान को क्या चाहिए, और इंफॉर्मेशन उस तरीके से प्रेजेंटेबल हो और उस तरीके से उनको एक्सेस मिले, ये इस प्रोग्राम में उस तरीके का फोकस नहीं है। पर आप हर डिजिटाइजेशन एफर्ट में आप कोई मंत्री, मुख्यमंत्री किसी का भी स्पीच सुनेंगे तो सबसे पहले ये जमाबंदी का नाम लेते हैं। और एक हद तक डिजिटाइजेशन से लोगों को ये पटवारी के पास में बार बार जाके और उनके सामने बिना इज्जत के खड़े होने, बात सुनने या पैसे भरने, इन सारे चीजों से थोड़ा सा छुटकारा है। और मतलब कई लोग लैंड रिलेटेड इश्यूज को लेकर आते हैं और फिर वो सबसे पहले उनकी जमाबंदी चेक करना है तो ऑनलाइन मीडियम से कर पाते, उस तरीके से एक्सेस तो थोड़ा बड़ा है, पटवारी के ऊपर निर्भर नहीं है। आप आम व्यक्ति को पूछेंगे कि आप ई मित्र में जाके 100 रुपए दे के जमाबंदी लेना चाहते हो या पटवारी के पास लेना चाहते हैं, तो आंसर अपन सबको पता है। बट ये इसका जो ओवरऑल गोल्स है और
कौन सी डॉक्यूमेंट्स को फोकस किया जा रहा है और कैसे वो प्रेजेंटेबल है लोगों के लिए, वो एक प्रश्न चिन्ह है। और राजस्थान में कुछ तहसील्स है, कोलोनाइजेशन उपनिवेश तहसील्स कहते हैं, उसका रिकॉर्ड्स में अभी भी कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है और वो डिजिटाइज्ड भी नहीं है। लगभग 230 ऊपर ग्रामदानी गांव है और उन वहाँ का रिकॉर्ड्स भी अभी कोई डिजिटाइजेशन की प्रक्रिया में नहीं है। आबादी भूमि है वो एकदम कंप्लीट ब्लैक बॉक्स है, पंचायत जो करे, इस साल इसको पट्टा दे, उसको उस साल उसको पट्टा दे, वो कोई किसी को मालूम ही नहीं पड़ता है। तो ओवरऑल डिजिटाइजेशन का स्टेटस ये है। और एक प्रश्न पूछा जा रहा है कि डिजिटाइजेशन सिर्फ राजस्थान में है या सभी स्टेट्स में है। ये जो प्रोग्राम है 2007-8 का, ये नेशनल लेवल का प्रोग्राम है, बट लैंड इज अ स्टेट सब्जेक्ट, सो ओनरशिप हर स्टेट का अलग होगा। और काफी स्टडीज है डिजिटाइजेशन प्रोग्राम को लेकर जो स्टेट्स को रैंक करते हैं। राजस्थान सेकेंड नंबर पर है, तो मध्य प्रदेश और वेस्ट बंगाल और उड़ीसा ये फर्स्ट प्लेस पर है डिजिटाइजेशन एफर्ट्स में। उसके बाद में महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्रा और उनके साथ में राजस्थान भी सेकेंड प्लेस पर है। हर स्टेट का है, DLRMP कहते हैं डिजिटाइजेशन प्रोग्राम, और ये नेशनल वाइड प्रोग्राम है, तो इसलिए हर स्टेट में है। पर ये सर्वे रीसर्वे का एक्सरसाइज है, ये भी डिजिटाइजेशन प्रोग्राम में एक पार्ट होना चाहिए था। पर राजस्थान में तो जैसे मैंने कहा 11 गांव का हुआ, और आज की तारीख में आप देखेंगे तो जो डिपार्टमेंट इसके लिए इंचार्ज है, सेटलमेंट डिपार्टमेंट, वो लगभग मरी हुई है राजस्थान में। मतलब नया रिक्रूटमेंट नहीं होता है और बहुत ही कम स्टाफ है, और उनको दूसरे डिपार्टमेंट से और दूसरे काम के लिए भी उनका प्लेसमेंट हो रहा है। तो इसीलिए सर्वे रिसर्वे राजस्थान में होगा, और एक्चुअल पोजीशन और रिकॉर्ड्स में प्यूरिफिकेशन ये एफर्ट होगा, ये थोड़ा विश्वास करने के लिए मुश्किल है। जी मधुलिका जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बस मैं समय की थोड़ी सी पाबंदी है, इसलिए मैं आपको रोक रहा हूँ, मुझे क्षमा करें। आपकी जो बातचीत अभी तक आपने रखी, महत्वपूर्ण रूप से आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बेसिकली डिजिटाइजेशन का अगर लैंड रिकॉर्ड्स के संदर्भ में देखें तो उपयोग अगर करना है तो जब तक कि उसमें ट्रांसपेरेंसी के साथ साथ लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित नहीं की जाएगी और पॉलिटिकल विल अगर नहीं होगी तो वो संभव नहीं है। आज भी हम देख रहे हैं बहुत सारी जगहों पर इस तरह के एनक्रोचमेंट के केसेस, या कि किसानों की जमीन के विवाद जिस प्रकार से पूरे देश में ही बड़ा संकट है, तो उसका समाधान क्या इस तकनीक के माध्यम से हो पाएगा। जैसे मैंने आपसे कहा, नीति आयोग की रिपोर्ट ही कह रही है कि अगर केवल लैंड रिकॉर्ड्स के ऊपर अगर हम बात करें तो 20 साल लग जाएंगे अगर उन केसेस को अगर हमको सही ढंग से निपटाना हो तो इन सब परिस्थितियों में, इन सब स्थितियों के अंदर ये लैंड का इशू सबसे उलझा हुआ मुद्दा है पूरे देश के अंदर, बहुत उलझा हुआ मुद्दा है। उसमें ये तकनीक किस प्रकार से सहयोग कर पाएगी इस सब चिंताओं के बीच में, मैं अभी आमंत्रित करना चाहूंगा रामपाल जाट साहब से। और फिर से उस पर हम वापस लौट के आते हैं, जो बड़ा सवाल, बड़ा संकट खड़ा है कि ये जो डिजिटलीकरण की प्रक्रिया है, क्या ये प्रक्रिया लोगों के लिए सुलभ होगी या कुछ कंपनियों के लिए सुलभ होगी, कुछ प्राइवेट प्लेयर्स के लिए सुलभ होगी। क्योंकि अगर हमारे देश में देखें तो अगर मंडियों की संख्या भी देखें तो शुरुआत आपने सुना होगा सभी ने, ई-नैम के नाम से इलेक्ट्रॉनिक मार्केट जो है वो किसानों के लिए खड़ा किया गया था 2017 में केंद्र सरकार द्वारा। और अभी अगर उसकी समीक्षा करके देखते हैं हम तो पूरे देश में करीब 7000 मंडियां, और 7000 मंडियों में से मात्र 1000 मंडियां अभी जुड़ पाई है ई-नैम से देश के अंदर। तो और उसके अंदर भी देखिए तो बहुत कम ऐसे, कुछ एफपीओ को छोड़ दीजिए, बहुत कम ऐसे किसान संगठन हैं जो कि सक्रिय रूप से इस प्रकार की तकनीक का फायदा उठा पा रहे हैं। उस तरह का वातावरण शायद अभी तक नहीं बन पाया है इन सब स्थितियों के बावजूद। तो इसी परिप्रेक्ष्य में मैं धन्यवाद देता हूं मधुलिका जी को बहुत बहुत। और अब मैं रामपाल जाट साहब से निवेदन करता हूं। रामपाल जी साहब, ऐसे छिपे हुए विषय को उजागर करने के लिए आपने ये आज अच्छा आयोजन रखा, और इसके साथ मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे राजस्थान उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश रहे हुए आनंद जैन साहब को, जिन्होंने इस विषय पर सबसे पहले
एक आर्टिकल राष्ट्रदूत में भेजा और उसमें अपनी बात कही, उसकी शुरुआत की, और आज उसका परिणाम है ये हम सब बैप मीटिंग पे बैठे। आप सभी को पहले बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा जी, तो मैं ये शुरुआत कर रहा था कि हमारी सरकारें आजादी के बाद में जो भी बनी, जिस भी दल की बनी, बहुत अच्छा काम ये रहा कि उन्होंने हर कार्यक्रम किसानों की भलाई के नाम पे शुरू किया। बिना किसानों की भलाई के एक कदम भी नहीं चलता, और हर एक का जो परिणाम है, कुछ अपवाद छोड़ दो, हर एक का जो परिणाम है उसमें किसान आत्महत्या तक पहुंच गए। और अभी भी दो चीजों में चर्चा करूंगा। अभी जैसे 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आई, उसका यदि उद्देश्य का पढ़ो तो लगेगा कि आनंद आ गया इस योजना में। किसानों की आय बढ़ेगी, प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली जो हानि है उसकी भरपाई होगी, हम खुश हो गए। लेकिन उसका जो क्रियान्वयन है उसमें कंपनियां मालामाल हो गई और किसान कंगाल हो गया। तंत्र कंपनियों का नहीं था, तंत्र सरकार का, पैसा किसान का और लाभ कंपनियों का। ये हमारे भले के नाम पे हुआ। दूसरा, अभी जो इनाम मंडियों की चर्चा आती है लगातार, इनाम मंडी आई, क्यों आई? हम लगातार मांग कर रहे थे कि मंडी में तोल की, बोल की, मोल की, तीनों का हमारी समस्या, इनको ठीक करो। उनका अच्छी समस्या क्या, चलो हम इनाम कर देते हैं। अरे भाई, इनाम में तुमने 7,000 में से 1,000 को चालू किया, उन 1,000 का ये लाभ बता दो कि 1,000 किसान को लाभान्वित हुए क्या? तो जिससे हमको लाभ ही नहीं है, हमारे को ऐसी योजना क्यों ला रहे हो हमारे भले के नाम पर? और तीसरा मैं कहना चाहूंगा, एक कहावत के माध्यम से, नीचे पटवार ऊपर करतार। हम पहले भी अदर झूल में थे, आज ये जो पटवारी हैं, जो पहले शोषण के प्रतीक बन गए थे, इसलिए जो पटवारी करते वही असल है, किसान उसके ऊपर निर्भर हो गया था। आज उन पटवारियों का स्थान बड़ी बड़ी कंपनियां लेने जा रही हैं। तो हमारी स्थिति क्या होगी? पहले तो पटवारी से हम कह भी लेते थे, कलेक्टर तक शिकायत कर देते थे। अब इन कंपनियों की शिकायत को सुनने वाला ही नहीं होगा। जो ये भारी भरकम कंपनियां हैं, ये कोई हमारे लाभ के लिए आ रही है क्या? मैं तीसरी कहावत कहूंगा, चिड़िया चुगने आती है, पूंछ कटाने नहीं। तो जितने भी ये निवेशक आ रहे हैं, निवेश के नाम पर भारत में प्रवेश कर रहे हैं, वे खुद की पूंजी में बढ़ोतरी के लिए काम कर रहे हैं, हमारी भलाई के लिए नहीं। और हमारी भलाई का काम जिनके हाथ हमने सौंपा है, वे सब उन कंपनियों पर निर्भर हो गए। तो हमारी सरकारें स्वयं के विवेक का उपयोग तो नहीं करती, वे कंपनियों के विवेक से चलना सीख गई। ये खतरा बन गई। और इस खतरे में एक कहावत और बताऊंगा, देशी घोड़ी पूर्वी चाल। यही हमारी सरकारें कर रही है। अरे भाई, हम आपसे कितने वर्षों से कह रहे हैं कि आप हमें जो हमारी खाते की जमीन है, जो आपने कानून बना रखा है पासबुक का, वो पासबुक हमारे हाथ में दे दो, तो राइट टू नो हमारे पास आ जाएगा। सरकार कहते ठहरो 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 ठहरो, हम इसको सबको ऑनलाइन कर रहे हैं, आप चिंता मत करो, हम ऑनलाइन कर रहे हैं। अरे भाई, ऑनलाइन भी कर लेना, लेकिन यदि आपको पासबुक देने में कठिनाई है तो ऑनलाइन करके किसको लाभ दे रहे हो आप? इसलिए ये जितनी भी बातें हैं। और एक बात और कहना चाहूंगा कहावत के माध्यम से, एक अच्छे उसके माध्यम से, जो जो डूबे श्याम रंग, त्यों त्यों उज्जवल होए। इस प्रक्रिया से हमको चलना चाहिए था, हम चल गया उल्टा। इसलिए ये जो हमारी स्थिति रही, राइट टू नो की, नीचे पटवार ऊपर करतार की, वहां की समस्याओं का समाधान की,
वो हमने नहीं की। और हमने लगातार 1980 को मुझे ध्यान है, हम लगातार किसानों की समस्या उठा रहे हैं। सरकार है कि उन समस्याओं के समाधान की बजाय उनको भटकाया कैसे जाए, और सरकारें खुद के विवेक की बजाय चलती है बाहरी शक्तियों के विवेक से। तो हमारी जो संप्रभुता है, तो संप्रभुता पे प्रश्न चिन्ह लग गए। इसलिए अभी तो हमको चिंता की जरूरत है हमारे संप्रभुता बचाने की। आज तो हमें लग रहा है कि जैसे पहले हम स्वावलंबी थे, आत्मनिर्भर थे, हमारा स्वावलंबन समाप्त किया, देश की आत्मनिर्भरता समाप्त की, उसका नाम था हरित क्रांति। जो हम अमृत अन्न पैदा करते थे, उस अमृत को विश्व बनाने का काम किया हरित क्रांति। नाम कितना बढ़िया दिया, हरित क्रांति, काम उल्टा किए। यही सरकार है, इसी ढंग से चलती है। क्योंकि उस समय भी हम किसी एक को ले आए और उसने कह दिया चलो रासायनिक खाद उपयोग करो, उसके प्रभाव क्या होंगे, परिणाम क्या होंगे, न तो हमने उसका विश्लेषण किया, न उसकी समीक्षा की, और हम चल दिए अपने कहने से। क्योंकि वो जो आते हैं तो वो चमचमाती अटैचियां लेकर आते हैं, और वो चमचमाती अटैचियां हमारे लिए आकर्षण बन जाती है। उस आकर्षण में वे लोग फंस जाते हैं जो नीति निर्धारक है, वे लोग फंस जाते हैं जो नीतियों का क्रियान्वयन करते हैं। तो दोनों प्रकार के लोग जो उन्हें फंसेंगे, तो हमको बचाने के लिए तो हमने बाढ़ तैयार की, वो बाढ़ ही खाने लगती है हमको तो। और आज हम बात कर रहे हैं डिजिटलाइजेशन की, और डिजिटलाइजेशन कारण ये जो दुनिया में हो रहा है, सब क्षेत्रों में हो रहा है। अरे भाई सब क्षेत्रों में हो रहा है, तो आप सरकार खुद ही काम क्यों नहीं करती, कंपनी पर क्यों निर्भर है? तो आपने अपना दिमाग पूरा गिरवी रख दिया क्या? तो आप इन सारी टेक्नोलॉजी को, तकनीकी को अपने पास ले होना, अपने पास लेकर उससे किसानों का हित कैसे हो, अलग अलग विभागों में लोगों का हित कैसे हो, जन कल्याण कैसे हो, उस और चलो ना। केवल कंपनियां कमाएंगी और उस कमाई में से कुछ अंश हमको देंगी, हम चुनाव लड़ेंगे और हम चुनाव लड़के सत्ता में आ जाएंगे, फिर सत्ता का आनंद लेंगे। ये तो चल पड़ा। इसलिए जो है पवित्र गठजोड़ है पैसे वालों का, राजनीति वालों का, इस पवित्र गठजोड़ के कारण से ये सारा दृश्य नया नया पैदा हो रहा है। इसलिए बड़ी बड़ी कंपनियां, यदि उनको कहें महाकाराक्षत, वो आ रहे हैं। और मैं उदाहरण देना चाहूंगा, जब डंकल ड्राफ्ट आया 1991 में, पूरे देश ने विरोध किया, पूरे देश ने मांग की संसद में बहस कराओ, बहस नहीं कराई, बिना बहस ही हमने उसमें साइन की। फिर WTO आया उसके गर्भ में, और WTO जब आया उस पर हमने बहस नहीं कराई, बिना बहस तो हमने WTO के हम मेंबर बने। अरे हमारा क्या लाभ है, क्या हानि है, हम खुद विश्लेषण नहीं करते हैं। इसलिए जिन लोगों ने विश्लेषण करके दे दिया, उन्हीं की जानकारियों पर खड़े होकर हम स्वप्न देखते हैं सुंदर भारत का, आत्मनिर्भर भारत का। ये दिशा ही उल्टी है। इसलिए हमारा तो बहुत स्पष्ट मानना है किसान क्षेत्र में, अरे भाई पहले हमारी जो आवश्यकता है वो तो पूरी करो। हम लगातार कितने वर्षों से कह रहे हैं कि हमें हमारी उपजों के दाम नहीं मिलते, वो कहते नहीं आप ठहर जाओ। अब हम बड़ी कंपनियों को ला रहे हैं, आप बाजार खोल रहे हैं, बाजार में आपको विकल्प दे रहे हैं, उन विकल्पों में आपको अपनी उपजों के दाम मिलेंगे। इसी ढंग से ये जो अभी विषय आया डेटाज का, डेटाज रखने का, कौन संधारण करेगा और किनके पास रहेगा, उनका वो उपयोग कैसे करेंगे, इसके लिए ये बहुत गंभीर विषय है। और आज ये जो चर्चा में आप सब लोगों ने अपना इनपुट दिया, निश्चित रूप से वो अच्छा इनपुट है। और उस अच्छे इनपुट के आधार पर मैं तो आप सब लोगों को एक प्रस्ताव भी करना चाहूंगा कि हम सब मिलकर इनको रोकने के लिए, हम कहेंगे तो भी सरकार रोकेगी नहीं। और ये जो पहले सरकार एक राष्ट्र एक बाजार के नाम पे कानून लाई, उसी का अंग है, उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए एक राष्ट्र एक बाजार के नाम पे कानून बनाओ, किसानों के हितों की बात करो, किसानों के आय बढ़ाने की बात करो,
किसानों की आय दोगुनी करने की बात करो, तो जिसको ठगना हो उसी के हित की बात करते जाओ। ये जो नीति है सरकारों की कि हमको लूटना है तो हमारी भलाई की बात करो, हमारे कल्याण की बात करो, हमारे कल्याण की बात करके हमारी जेब पर डाका डालो। ये जो चल रहा है अभी, यदि इसी को ही हम विकास कहते हैं, इसी को प्रगति कहते हैं, तो मैं तो इसे आज भी विकास मानने को तैयार नहीं। कि मैंने तो हमेशा कहा विकास बनाम खुशहाली की बहस खड़ी करो। हमको हर व्यक्ति खुशहाल चाहिए, एक एक व्यक्ति खुशहाल कैसे होगा इसमें आओ ना। विकास का मॉडल, उसमें भी फिर आप लाएंगे जीडीपी, उसकी ग्रोथ, यानी सारी चीजें जो हमको पट्टी पढ़ाई बाकी लोगों ने, हमने हमारा विवेक गिरवी रख के उसी पे हम चलते गए। हमने हमारा इनपुट कुछ नहीं दिया सरकारों ने। इसलिए अच्छा हो कि सरकारें इस काम को करें, और सरकारों को करने के लिए ये जो अपना फोरम है आज आपने तैयार किया, इस फोरम से बात शुरू करें। यदि इस फोरम से बात शुरू करके, और मैं तो ये भी चाहूंगा यदि आप सब लोगों की इस पर सहमति बने, तो ये जो 5 MOU है इनको चुनौती दी जाए उच्चतम न्यायालय में, वहां भी बहस खड़ी कराएं। कम से कम राइट टू नो, ये जो हम कहते हैं, अरे भाई वो तो पूरा कराओ, वो भी सरकार देने को तैयार नहीं। तो ये जो सरकार, ये तो वही हो गई ईस्ट इंडिया कंपनी आई, किसानों के भले के नाम पे, देश के भले के नाम पे उन्होंने देश में राज किया, और उपनिवेशवाद के द्वारा सारा धन हिंदुस्तान का इंग्लैंड में ले गई। इंग्लैंड धनी हो गया और भारत निर्धन हो गया। यदि यही काम ये कंपनियां करेंगी तो वो जो इंग्लैंड का स्थान था अब इन बड़ी कंपनियों ने ले ली। इसलिए जमुनालाल बजाज ने एक जो बात लिखी वो हम सब समझने की है, बहुत दमदारी से उन्होंने बात लिखी। उन्होंने लिखा, जब भारत में अंग्रेजों का राज था, कच्चा माल तैयार करते थे, वही माल पक्का बनने के लिए इंग्लैंड जाता था, निर्मित माल बिकने के लिए हिंदुस्तान आता था, कच्चे माल के दाम दिए जाते थे कौड़ियों के दाम, और पक्के निर्मित माल के दाम दिए जाते थे सोने के दाम। तो सारा धन वहां चला गया। तो ये जो उपनिवेशवाद है, फिर जमुनालाल ने दूसरी बात लिखी, वो हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत जानने योग्य है। उन्होंने लिखा, आजादी के बाद इंग्लैंड का स्थान शहरों ने ले लिया और हिंदुस्तान का स्थान गांव ने ले लिया। उपनिवेशवाद जीवित है, इतना ही नहीं, तो उपनिवेशवाद फल फूल रहा है। और अब उन शहरों का जो स्थान था, अब वो बड़ी कंपनियां, विशेषकर बड़ी कंपनियां, एकाध देशी कंपनियां जो हमारे देश कंपनियां, हालांकि माइक्रोसॉफ्ट ने भी यही रजिस्ट्रेशन कराए हुए है। इसलिए ये एक की चाल है, और इस चाल के कारण से ये दिखाना चाहते हैं हम बाहर वालों को नहीं दे रहे हैं, ये तो अपने देश का ही है, अपने देश पर रजिस्टर्ड है। अरे भाई अपने देश पर रजिस्टर्ड होगी, और फिर केंद्र सरकार ये सारी चौधराट शुरू कर दी, जिसको संविधान ने अधिकार ही नहीं दी। तो संविधान ने जब आपको काम दिया ही नहीं, तो आप क्यों कर रहे हो भाई? इसका अर्थ है आप में उतावलापन है, इसका अर्थ है आप उनको ऑब्लाइज करने के लिए तैयार बैठे हो, इसका अर्थ है आप देश की संप्रभुता की चिंता नहीं कर रहे हो, और देश के भले के नाम पर पूरे देश को किस दिशा में ले जा रहे हो, कृपया विचार तो कर लो। इसलिए ये जो फोरम है आज अपना, इस फोरम को और बढ़ाने की आवश्यकता, इस फोरम के माध्यम से हम उच्चतम न्यायालय में भी हमारी ओर से पुकार लगाएं। यदि वहां भी कोई अच्छी बात आए तो हम सबके लिए अच्छी बात होगी। तो ये अभी तक के जो काम है सारे के सारे डिजिटलाइजेशन को लेकर, इसमें तो कंपनियां मालामाल होंगी, ये किसानों के लिए है ही नहीं, ये हमारे देश के स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए है ही नहीं। ये तो हमारे सारे क्षेत्रों में इनकी पैठ कैसे हो और इनका पैसे से पैसा कमाकर ये कितने जल्दी लखपति से करोड़पति, करोड़पति से अरबपति, अरबपति से खरबपति बन सके, उस दिशा में की जाने वाला काम है। इसलिए वो जो पट्टी पढ़ाते हैं, वो जो हमको लेसन देते हैं, कृपया हमारी सरकारें, हमारा देश इनमें नहीं फंसे, इसके लिए हम सबको काम करने की आवश्यकता रहेगी। तो इनकी जो मानसिकता है, आज
चाहे स्वामित्व के पट्टों की बात, ऐसे ऐसे एक एक नारे फेंकती है हमारी सरकार जिसका कोई अर्थ ही नहीं है। तो बिना अर्थ के नारों को फेंकना, डेटा प्रोटेक्शन एक्ट वो अभी पेंडिंग है और हमने डेटा को बेचना शुरू कर दिया। आज भी माइक्रोसॉफ्ट से जो हमने एमओयू किया 100 गांव दे दिए। अब ये माइक्रोसॉफ्ट चाहते क्या है? इनका है जो अभी कहा गया मानव रहित खेती, किसान रहित खेती, किसानों की आवश्यकता नहीं। तो भाई ये श्रम प्रधान देश है, यहाँ के लोग जाएंगे कहाँ? तो आप चाहते हो खेती पे सारा अधिकार हो जाए आप बड़ी कंपनियों का, इसलिए आज देश का नहीं दुनिया का सबसे बड़ा खातेदार आपको ध्यान है कौन है? इसलिए वो जो बड़े खातेदार हैं, उस बड़े खातेदार बनने की कंपनियों में होड़ है कि कौन कितना बड़ा खातेदार बने। इसलिए बड़े खातेदार बनने की होड़ में ये सारी काम ऐसा कर रहे हैं कि आपको खाद्य सुरक्षा की चिंता नहीं है, ये तो कंपनियां करके दे देगी। आप छोड़ो उन कामों को, आप तो हमारे फिर हमारी कृपा पर रहो, फिर मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए ये कंपनियां तय करेंगी। तो जो हम पहले 1947 के पहले की स्थिति में थे, जो 250 वर्ष हमने भोगा, फिर हम तैयार हो जाएं उसी ओर जाने के लिए। इसलिए विषय बहुत गंभीर है, बहुत चिंता का है। ये जो आधुनिकता के नाम पर, विकास के नाम पर जो कुछ किया जा रहा है एमएयू के नाम से, ये एमएयू इस देश के किसी भी वर्ग के हित में नहीं है। यदि है तो सरकार उन वर्गों से बात करे ना भाई कि आपकी आवश्यकता क्या है, उनसे आवश्यकता पूछे। जो अब तक वो कहते आ रहे हैं उनकी समस्या का समाधान करे। आपसे ये जो अशुद्धिकरण का काम है रेवेन्यू रिकॉर्ड का, वो तो इतने वर्षों में ठीक हुआ नहीं, 53 वर्षों में, और आप बात करोगे ऐसी ऐसी हवाई उड़ान ले कि सब वहां ये हो गया, अरे वहां क्या हो गया, उनको छोड़ो ना। आप अपने देश की चिंता करो, अपने धरातल की चिंता करो, अपनी खेती की चिंता करो। और खेती तो इस देश की रीढ़ है, यहाँ आर्थिक स्थिति है। यदि खेती डगमगा गई तो हम कुछ बचेंगे नहीं। इसलिए कहते हैं यदि किसान मर गया तो दुनिया में कोई बचेगा नहीं, और किसान बच गया तो दुनिया में कोई मरेगा नहीं। इसलिए किसान को आपने ऐसे मान लिया जैसे खेती करने वाला एक मजदूर है, आप उस ढंग से मत देखो उसको। तो जो सरकारों की दृष्टि देखने की है, इसलिए आज 8 महीने से तो हम लड़ रहे हैं और सरकारें हैं कि उसमें संज्ञान ही नहीं ले रही, फिर भी बहस की जा रही है। तो आज भी हमने सत्याग्रह भी शुरू किया, प्रतिदिन गिरफ्तारी, दिल्ली जंतर मंतर पर आज 33वां दिन है जब गिरफ्तारी हुई, और गिरफ्तारी में दिन भर पुलिस थाना संसद मार्ग वहां सबको बिठाए रखो और फिर छोड़ो। ये जो शुरू हो गया, हमने कहा भाई हम तो सत्य के आधार पर लड़ रहे हैं, वो भी इनको स्वीकार नहीं। तो सत्याग्रह की भावना के भी ये सम्मान करना जानते नहीं। इसलिए अच्छा ही होगा कि हम सब मिलकर सत्य को बलवान बनाएं, सत्य के आधार पर चलने का स्वभाव डालें, और हम सब सत्याग्रही बने। सत्याग्रही बनकर एक बड़ा नेट पर खड़ा करें और उस नेट पर से इस देश को भी झकझोरें, इस देश की सरकारों की आत्मा को भी झकझोरें जो भटक चुकी है। इसलिए उनके भटकाव को रोकने के लिए ये जन ही है जो उनको रोक सकता है, अन्यथा बेचाहे किसी का भी नाम ले, ऐसे नाम लेंगे कि उनको आर्थिक स्थिति से कोई लेना देना नहीं। अरे भाई सरकारों का काम मंदिर बनाने का नहीं होता है, ये काम तो समाज कर लेगा। जिसको मस्जिद चाहिए, मंदिर चाहिए, गिरजाघर चाहिए, बना लेगा। आपने लोगों का ध्यान भटकाने के लिए आप उधर चल दिए कि लोगों का ध्यान हटाओ आर्थिक मुद्दों से। भाई आर्थिक यदि स्थिति नहीं होगी, इसलिए राम राज की बात करो ना भाई, मंदिर की क्यों बात कर रहे हो? तो राम के राज में कोई दुखी नहीं था, सब सुखी थे। उसके पीछे महा की जो आर्थिक स्थिति थी वो मजबूत थी हर व्यक्ति की, तो उस और क्यों नहीं चले हम। इसलिए ये जो नए नए प्रयोग है जो विदेश से आ रहे हैं, नई नई बातें आ रही हैं बड़ी कंपनियों के द्वारा, इनसे देश को सावधान करें, सरकारों को टोके रोके, और
न्यायपालिका के भीतर भी अपनी पुकार पहुंचाएं। कहीं से तो कुछ सूरज उगेगा, कहीं से तो रोशनी दिखेगी, इसलिए ये रोशनी थे, इसकी आवश्यकता है, वरना ये अंधकार और बढ़ने वाली सरकारें ये हमें कहीं रहने देगी। ये बहुत चिंता की बात है कि आप सब लोगों ने जो बात कही, सारे वक्ताओं ने अच्छी बात कही, जानकारी देने की बात कही, और आज समय है लोगों को जानकारियां देने का। इसलिए खुद जानकारी लें, फिर लोगों को दें। अभी हमने प्रयोग किया, जो 10 गांव 100 गांव है, उनमें हमने 10 गांव में लोग भेजे, भरतपुर और अलवर जिले में, राजस्थान के में। लोगों को जानकारी नहीं है, वो तो कह रहे हैं अरे साहब जो कुछ हो रहा है बहुत बढ़िया हो रहा है, आप चिंता ही मत करो, और हमको कभी कभी कंपनियों से हम खुद ही उनसे निपट लेंगे। अरे तुम ईस्ट इंडिया कंपनी से पूरा देश कितना निपटा भाई। इसलिए लोगों को जानकारियां नहीं है, जानकारियां दी जाए। उनको पता ही नहीं है कि वो कहाँ जा रहे हैं, उनको कहाँ ले जाया जा रहा है, परिणाम क्या होगा। इसलिए लोगों को जब तक जानकारी नहीं होगी तो लोकतंत्र में, लोकमत, लोकतंत्र में लोक जागरण, लोकतंत्र में लोक आवाज, ये जितनी मजबूत होगी सरकारें उतनी ही ठीक चलेंगी। इसलिए सरकारों को ठीक चलाने के लिए समाज का जागरण, लोक का जागरण, लोक मत का मजबूत होना और उसको सही दिशा में जाना, ये मुझे आवश्यक लगता है। इसलिए आज की ये जो हमने चर्चा रखी, इस चर्चा में इन सारे बिंदुओं को आप लोगों ने टच किया, और मैं तो चाहूंगा कि हम इस विषय को लेकर और आगे बढ़े, रुके नहीं, चलते रहें, और हर स्तर पर संवाद, संवादहीनता नहीं रखें। सरकार से भी संवाद, बाकी लोगों से संवाद। और दूसरा, यदि हम भूल कर रहे हैं तो भूल सुधार के लिए मन की तैयारी। यदि हम गलत है तो हम समझने के लिए तैयार रहें। कोई भी अच्छी बात है उसको हम समझेंगे, हमारी हट नहीं होगी, हमारी जिद नहीं होगी। इसलिए हम चाहेंगे हम सब इस रास्ते पर चले, समझने और समझाने का। भूल सुधार सहज रूप से करें और संवाद ये सबसे रखें, सबसे संवाद करते हुए सभी को सुने। मैंने जो कह दिया वो अंतिम बात नहीं, मैंने जो कह दिया वो अंतिम मत नहीं। इसलिए वादे वादे जायते तत्वबोधा, अलग अलग वादों में संवाद, उसके द्वारा तत्व तक पहुंचने का प्रयास, ये जो यहाँ की अथॉरिटी इस देश की जो पूरी दुनिया को दी, उस ओर यदि हम चलेंगे तो अच्छा रहेगा। और उस दिशा में आज का ये चाहे छोटा ही प्रयास है, लेकिन मुझे लगता है ये छोटा भी बहुत सार्थक प्रयास, ऐसे सार्थक प्रयास ये आज देश की आवश्यकता है, ये देश की संप्रभुता को बचाने की आवश्यकता है। तो हम सब मिलकर इस ओर बढ़े। इतना ही आज के विषय में, समय की सीमा को देखते हुए 15-20 मिनट कहा था हमारे आलोक जी ने, उसी सीमा में रहते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। सभी को धन्यवाद। राम राम सा। जी बहुत बहुत धन्यवाद रामपाल जी। और आपने अपने इस पूरी बातचीत में बहुत सारे विचार के बिंदु न केवल डिजिटीकरण से जुड़े हुए बल्कि उसके इतर भी बहुत सारे महत्वपूर्ण बिंदु आपने विचार के छोड़े। और आखिरी में जो आपने सबसे महत्वपूर्ण बात ये कही कि संवाद जारी होना चाहिए, और शायद संवाद और सार्थक संवाद के कंस्ट्रक्टिव प्लेटफॉर्म खड़े करना ही शायद सामाजिक संस्थाओं की, हम जैसी संस्थाओं की सार्थकता है। तो जितनी चर्चा, बहस, संवाद के मंच हों, उससे बेहतर समझ बनाएं, और समझ बनाते हुए अपनी समझ बेहतर बनाएं पहले। और इसीलिए हमने कोशिश की थी कि आज की बैठक में हम पहले इन सब डिजिटलीकरण क्या है, क्या एमओयूज हुए, किसानों की चिंता इसको लेकर के क्या हो सकती है, कंपनियों का क्या इसमें हित हो सकता है, सरकार की क्या सोच है, अपने एक व्यापक पहले समझ बनाए, उसके बाद फिर हम इस पे अपनी एक रणनीति बनाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं अधिक समय न लगाते हुए सीधे आदरणीय जैन साहब के पास, जस्टिस पानासन जैन साहब से निवेदन करूंगा। जैन साहब ने इस एमओयू जो हुए भी माइक्रोसॉफ्ट के साथ, उन एमओयूज को देखा, समझा, पढ़ा, उसके बाद में अपने एक आर्टिकल भी लिखा। तो क्या इसका विधिक पक्ष है, उसमें क्या कमजोरियां हैं, क्या संभावनाएं दिखती है, तो मैं आदरणीय जैन साहब से निवेदन करूंगा उस पर बात करने के लिए। मैं सभी को
नमन करता हूँ। आज जो चर्चा हुई, मैं समझता हूँ मैंने काफी चर्चाओं में भाग लिया है, पार्टिसिपेट किया है और चर्चाएं सुनी, लेकिन आज जैसी चर्चा मैंने कभी नहीं सुनी। इतनी सारगर्भित, द पॉइंट, और सभी वक्ताओं ने प्रारंभ से ले, अफसर भाई से लेकर जाफरी दी, मधुलिका और जितने भी लोगों ने जो है, रामपाल जी वगैरह, सब लोगों ने जो है इस डिजिटीकरण के संबंध में जो आज अपना मत अभिव्यक्त किया है, तो समझ में आया कि डिजिटीकरण है क्या, डिजिटीकरण का इस एग्रीकल्चर से क्या संबंध हो सकता है। जो सारी बात समझ कर आई वही यह है कि इस एमओयू को इस संदर्भ में देखें, इस एमओयू से किसका फायदा है, क्या किसान का फायदा है, तो चलो इस दृष्टिकोण से देखें, क्या किसान का फायदा है। अगर किसान का फायदा है तो ये एमओयू बहुत अच्छा है, और अगर किसान का फायदा नहीं है तो इस एमओयू को रद्दी की टोकरी में डाल दें। लेकिन जिस प्रकार से जो है आज इस सारा डिजिटीकरण का अभिव्यक्ति दी है और इसका स्पष्टीकरण किया है और इसका एनालिसिस किया है, तो बहुत सारी बातें हम समझते ही नहीं थे डिजिटीकरण क्या है और क्या नहीं है। तो आज बहुत कुछ समझ में आया है, हालांकि वो भी पूरी तरह से समझना मुश्किल काम था, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि थोड़ा बहुत जो है वो समझ में आया है कि डिजिटीकरण क्या है और दुनिया किस ओर जा रही है। राजस्थान में जो कृषि भूमि है, इसके संबंध में कई कानून हैं, और मैं ये कह सकता हूँ कि राजस्थान के कानून जो है ये प्रगतिवादी कानून है। राजस्थान टेनेंसी एक्ट है, राजस्थान रेवेन्यू एक्ट है, क्योंकि प्रगतिशील इसलिए कि यही एक ऐसा कानून है जिसमें ये कहा गया है कि भूमि उसी की होगी जो खेती करता है, खेती करने वाले की भूमि होगी। और ये जो जमींदारी एबोल्यूशन एक्ट है, जो इतने सारे जो है एबोल्यूशन एक्ट हम लेकर आए, इसमें भी इसी बात को, ऐसा कंसेप्ट है देखिएगा एग्रीकल्चर लैंड के संबंध में कि सर्वो भूमि भगवान की, ये सब भूमि जो है भगवान की है, सरकार की है, और केवल व्यक्ति जो है जो कृषि करता है उसको खातेदार नहीं कहा, खातेदार कृषक, खातेदार टीनेंट, टीनेंट की परिभाषा ही नहीं है। जो खेती करता है वो भी खातेदार है, क्योंकि वो जो है रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू देता है उसका। और इतने अच्छे यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स हैं, गांव में जाएंगे तो गांव में जमाबंदी है, खसरा गिरदावरी है, खाता है, न जाने कितने तरह के डॉक्यूमेंट हैं। उस गांव का जो है नक्शा मौजूद है, जिसमें प्रत्येक जो है खसरा नंबर से लेकर और कितनी जमीन किसकी है, और यहाँ तक जो है देखिएगा रेवेन्यू रिकॉर्ड का ये तरीका है कि जो काश्त करता है उसका नाम दिया जाता है। जब कोई मर जाता है तो इस आधार पे जो है उसकी जमाबंदी होती है, नामांकन होता है कि इसका पोजीशन किसके पास है। तो ये सारे विवाद जो है फिर से जो चालू हो जाएंगे, इस दृष्टिकोण से हमें देखना होगा कि क्या ये विवाद जो है निपटेंगे या पुनः चालू हो जाएंगे। ये जो एमओयू बना है, इस एमओयू को आप देखेंगे, क्योंकि मैं केवल यहाँ तक ही सीमित रखूंगा कि एमओयू जो है क्या है। पहली बात तो यह है कि एमओयू, एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट, ये तीन शब्द आए हैं। एमओयू होता है कि भाई चलो हम जो है एक बिल्डर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि भाई जो है मेरी जमीन पर जो है ये 15 मंजिल 12 मकान बनाना, इतना मुझे देना, ये काम करना, हम इस स्कीम पर चलते हैं। तो ये एमओयू तो होता है एक प्रकार का कार्य करने के लिए एक प्रपत्र तैयार करना। ये एमओयू स्वयं में एग्रीमेंट नहीं है, एग्रीमेंट स्वयं भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, एग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो इस दृष्टिकोण से भी इसको देखना है। अब इसमें ही देखिएगा, आप देखेंगे कि इस बात को लिखा है एमओयू में, द एमओयू commences on the date hereof and automatically terminates upon the occurrence of the execution of the final agreement necessary to put effect to the project and the date of expiry described in executive of the एग्रीमेंट होगा इसके बाद, इससे कुछ भी नहीं है। लेकिन इन्होंने एग्रीमेंट में क्या होता है, कंसिडरेशन, एग्रीमेंट में क्या होता है, म्यूचुअलिटी, नहीं इसमें कंसिडरेशन है कि भाई इस एमओयू के द्वारा माइक्रोसॉफ्ट को आप क्या अधिकार देंगे, और उस अधिकार देने के लिए
आप उनसे क्या कंसिडरेशन लेंगे? केवल इसमें लिखा है हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ये कहाँ से जानते हैं? ये कंपनी तो 75 में आई, आप कहाँ से जानते हैं? द पार्टीज रिकॉग्नाइज द कैपेबिलिटीज, इंटरेस्ट एंड रिसोर्सेज दैट ईच पार्टी ब्रिंग्स। अब देखिए दोनों को बहुत अच्छी समझ में आ गई। 1975 में कंपनी बनी माइक्रोसॉफ्ट, जो एक सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी थी, उसको ये सारे एग्रीकल्चर का ज्ञान हो गया और उससे आपने संबंध कर लिया। दूसरा इसमें लिखा कि इसका पर्पस ये है कि किसानों की इनकम दुगनी होगी। कैसी होगी भाई दुगनी? क्या डेटा कलेक्शन से जो हो जाएगा, डेटा जो आप ले लेंगे उसकी वजह से दुगनी हो जाएगी? कैसे कर लेंगे आप उसको? जो है सभी वक्ताओं ने कहा, बहुत अच्छे ढंग से कहा कि किसानों को जो है इन कंपनियों के ऊपर, ये 5 कंपनियों के ऊपर डिफरेंट क्षेत्र में जो है आप इनको जो है इनके अधीन हो जाएंगे, इन पर निर्भर हो जाएंगे। तुम्हारी जमीन है, तुम्हारी जमीन में अगर खेती होगी तो इसमें इसी प्रकार का खाद दोगे, इस प्रकार का केमिकल दोगे, इस प्रकार को जो है इसका सॉइल का जो है क्लासिफिकेशन हो, इसमें इस प्रकार का बीज डालेंगे। और ये कौन देगा बीज? बीज हम देंगे आपको, हमारे जो है बेस्ट जो है ये खाद है इसको हम देंगे, हम आपको फाइनेंस देंगे, हम आपको इंश्योरेंस करेंगे, हम आपको सब देंगे। बेचारा किसान कहाँ रह जाएगा? कितनी जमीन उसके पास है? और जब ये खाते वगैरह डेटा वगैरह आज भी जो है हमारी तहसील में मौजूद है, तो फिर इसका डेटा आप इसका जो डिजिटलाइजेशन कर सकते हो कि भाई ठीक है उनकी कितनी जमीन है, क्या है। और आज जब भी खेती करता है किसान, तो खेती इतना समझदार है राजस्थान का किसान, जो खेती करता है अपनी सॉइल का जो है केमिकल एग्जामिनेशन कराता है। हर गांव में मुफ्त में होता है, पंचायत कराती है। कृषि भूमि का देखिएगा, कृषि भूमि अलग है, मधुली जी ने ठीक बात कही कि कृषि भूमि अलग है, पंचायत की भूमि अलग है, और जंगल की भूमि अलग है, सब अलग अलग भूमि है। यहाँ तक कि जो है चढ़ने वालों की चारागाह की भूमि अलग है। और ये है चारागाह के ऊपर, चारागाह की जमीन पर कोई भी कब्जा नहीं कर सकता। चारागाह की भूमि का जो है वर्गीकरण भी चेंज नहीं हो सकता। तो इस प्रकार की ये जो है, तो मेरा ये निवेदन है कि ये जो है एग्रीमेंट जो है किसी भी प्रकार से, ये कानून की दृष्टिकोण से इसको देखा जाए तो ये एमओयू किसी भी प्रकार से कानून की तुला पर जो है उचित नहीं ठहराया जा सकता। एक तो दूसरी बात ये है, जैसा मैंने कहा कि ये तो एमओयू है, एमओयू का कोई अर्थ नहीं होता, एग्रीमेंट नहीं है। और ये स्वयं में कहता है एग्जीक्यूशन ऑफ द फाइनल एग्रीमेंट, फाइनल एग्रीमेंट होगा। अब हमें देखना है कि वास्तव में जो है सरकार के जो अनुबंध होते हैं वो कैसे होते हैं। सरकार का अनुबंध ऐसे नहीं हो जाता कि कोई जो है डिपार्टमेंट का कोई आदमी आएगा और आदमी आकर वो साइन कर देगा और वो बन जाएगा। एक प्रक्रिया है। इस पर किसने साइन किए हैं? एडिशनल सेक्रेटरी, डीएसी एंड एफडब्ल्यू, इनके साइन है। और माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से जो है देखा, आई एम ऑथोराइज टू साइन इट। नवतेज बाल हैं कोई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर दिस कंपनी। तो ये कानून में देखिएगा, मैं आपको निवेदन करूं कि 2 सेक्शन के 2 आर्टिकल की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। एक आर्टिकल है 77 है। ये कहता है कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन of the government of India shall be expressed to be taken in the name of the president। कहाँ है इस? जो भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर होगा उस पर लिखा जाएगा। और इसी के साथ जो है एक आर्टिकल दूसरा है 299, कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स made in the exercise of the executive power of the union or of the state shall be expressed to be made by the president or by the governor of the state, as the case may be. And all such contracts and all assurances of property made in the exercise of the power shall be executed on behalf of the president or the governor as such person and in such manner as may be directed। इसके लिए जो है देखिएगा जो है रूल्स बने हुए हैं
कि किस प्रकार से रूल्स में जो है इन कॉन्ट्रैक्ट को होगा। इस कॉन्ट्रैक्ट में तो कुछ भी नहीं, इसको आप शू करोगे। और इस कॉन्ट्रैक्ट में यह है, अगर किसी भी पार्टी की इस MOU में किसी भी पार्टी की कोई गलती होगी तो उसे जो है कोई एक दूसरे से मुआवजा नहीं मांगे। तो न कंसिडरेशन है, न म्यूचुअलिटी है, न ये किसी प्रकार से जो है गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट ही कहा जा सकता है। अब इससे जो है एक प्रकार का माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को एक लाइसेंस दे दिया कि तुम गाँव में जाओ, कौन मानेगा उसके बाद? द किसान शुड नॉट, किसान को जो है उसको मानने से इनकार कर, वो कौन है आप मेरी जमीन पर बात करने के लिए? मुझसे जानकारी लेने के लिए आपको क्या अधिकार है? ये मेरा निजी अधिकार है। क्या इस अथॉरिटी के आधार पर, इस एग्रीमेंट के द्वारा उसको लाइसेंस मिल गया कि मुझसे जाके बात करे और मेरा जो है वो जो खेती के संबंध में जो मेरी राइट ऑफ प्राइवेसी है, मेरी खेती के संबंध में कि किस प्रकार की जमीन है, किस प्रकार का उत्पादन हो सकता है, कैसे हो सकता है, उसमें क्या कमी है, किस प्रकार से जो है मैं फाइनेंस की उपलब्धता अपने लिए करता हूँ। तो ये एग्रीमेंट जो है एक प्रकार से जो है बिल्कुल ही एक रद्दी की टोकरी में जाने लायक है। और इसके आधार पे जो है जो 100 गांवों का जो अधिकार इस सॉफ्ट कंपनी को दिया है, ये कंपनी को इस प्रकार से किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं मिल सकता। ये कंपनी की वही हालत होगी, ये कंपनी उसी प्रकार से होगी अगर इनको अधिकार दिया गया 5 कंपनियों को, तो जो है ईस्ट इंडिया कंपनी सब चीजों पर ये कब्जा कर लेंगे। आप देखिएगा इनका जो एग्रीमेंट होगा वो प्रिवेल करेगा, और एग्रीमेंट में यही होगा कि जो है एक और इसके साथ है, एक प्रोसीजर के संबंध में एक और एक एग्रीमेंट है, इसका प्रोसीजर क्या होगा, उसमें ये भी दिया हुआ है कि इनकी जमीन पर कब्जा हो सकता है। तो ये बातें हैं जो इसके संबंध में है। तो ये आज के डिजिटलाइजेशन युग में जबकि इसकी कोई आवश्यकता गाँव में है या नहीं और आवश्यकता क्यों है, इसके आधार पर मैं देखने के लिए चारों वक्ताओं ने जो बात कही है वो एक ही बात है, एग्जामिन दिस पोजीशन वेदर इट इज इन फेवर ऑफ द टेनेंट्स। अगर काश्तकार के हक में है तो जरूर बहुत अच्छा है, अगर काश्तकार के हक में नहीं है तो इसे जो है इग्नोर किया जाना चाहिए और इसके आगे इसके कदम बढ़े हैं इससे पहले जो है इसे निरस्त कराने की कार्रवाई करनी चाहिए। किसी भी दृष्टिकोण से आप देखें, इसके एक एक एग्रीमेंट को देखें, एक एक क्लॉज को देखें तो आपको हंसी आएगी कि क्या बातें लिखी, मतलब कोई चीज ही नहीं है इसमें। किस चीज का अधिकार दे दिया? मेरी जमीन के लिए 2 आदमी एग्रीमेंट A और B करके कहते हैं कि तुम्हारी जमीन को सी हूं, मैं तो सी हूं, और A भी कहते हैं B को हम जो है ये अधिकार देते हैं कि तुम्हारी जमीन की जांच करेंगे, तुम्हारी जमीन के संबंध में जो है डिजिटलाइजेशन करेंगे, डेटा इकट्ठा करेंगे और तुम्हें सलाह देंगे। भाई मुझे सलाह नहीं लेनी, जब मुझे सलाह ही नहीं लेनी है तो बात क्या है? और इस सरकार का धर्म है, देखिएगा ये हमारा जो है लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जैसा मैंने कहा कि द एंटायर वेस्ट लैंड इज द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट मालिक है, तो गवर्नमेंट ये अच्छी जमीन मुझे देगी रहने के लिए, अच्छी जमीन जो राइट टू लाइफ है, तो राइट टू लाइफ में ये भी आता है द बेस्ट जमीन अवेलेबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ, तो जमीन भी देगी, ये भी राइट मेरा है। राइट ऑफ प्राइवेसी तो है ही, लेकिन बेस्ट जमीन देने का, जमीन को बेस्ट बनाने का दायित्व भी सरकार का है। आर्टिकल 21 के तहत गरिमा में जीवन तो जब ही जीऊंगा ना जब मुझे जमीन, आप बंजर जमीन दे दोगे कि ठीक है भाई इस पर खेती करो, तो कैसे खेती कर सकता? बंजर जमीन का दूसरा उपयोग वो करिए। तो आज जिस तरह से ये चर्चा हुई है उस चर्चा के संदर्भ में मैं इतनी बात कहूंगा कि कानून के एग्जामिनेशन से मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि ये मेमोरेंडम अंडरटेकिंग कंप्लीटली इलीगल है, इनवैलिड है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और ये बिल्कुल रद्दी की टोकरी में जाने लायक है। Therefore, it should be challenged in the इसको चुनौती देना चाहिए, और आपने इसको एक को चुनौती दे दी तो सारे 5 जो है ये सारा जो है इनका काम जो है, इससे जो भी फायदा होगा, फायदा जो है केवल मात्र मल्टीनेशनल कंपनीज को होगा और किसी दूसरे को नहीं। 75 में बनने वाली कंपनी माइक्रोसॉफ्ट, ये उसकी एक इकाई है, छोटी सी इकाई जिसकी कैपिटल जो है नगण्य सी कैपिटल है। उसके संबंध में जो है भारत सरकार कहती है कि हमने एक दूसरे को समझ लिया है और वे एक दूसरे के काम से बहुत खुश हैं और बहुत विश्वसनीय काम किया है। वाह क्या एग्रीमेंट है सब। इसकी एक एक धारा को आप पढ़ेंगे तो आपको हंसी आएगी
कि वास्तव में जो है ये किस प्रकार से कोई कहीं से बैठ के नकल कर ली कि इसमें मॉडिफिकेशन कैसे होगा, ये क्या होगा क्या नहीं होगा, कॉन्फिडेंशियलिटी आ गई, दूसरा इसमें आ गया। हम तो ऐसा करेंगे और हम जिसके साथ कांटेक्ट करेंगे उसको हम डेटा देंगे, बाकी के डेटा लेने के बाद आपको समर्पण करेंगे। ये कौन सी बात हुई? प्राइवेसी तो वहां नहीं जब आपने दूसरे के साथ इसको शेयर कर लिया। तो बंधुओं, मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि हमें जो है इस संबंध में ये तो चर्चा तो करते रहे हैं, इसका विरोध भी करते रहे हैं, इसके संबंध में जो आंदोलन है वो भी करें किसान लोग, और हम सब लोग मिलकर करें। हम भी तो किसानों के प्रतिनिधि है एक प्रकार से, एनजीओस और क्या है। तो हमारा काम है इसको इस प्रकार से करना। और दूसरा ये है कि ये निर्णय लिया जाए कि इस संबंध में जो है कानूनी कार्रवाई की जाए। अगर हमें कोई रेजोल्यूशन पास करें तो निवेदन करता हूँ कि इसको पास किया जा सकता है। भाई रामपाल जी जाट ने भी जो है इस संबंध में बात कही है, और ये संभवतः जो है शायद रिट पिटिशन फाइल करने के लिए भी तैयार हैं, प्रोवाइडेड हम इनको सहयोग दें तो ये काम हो सकता है। लेकिन ये किया जाना चाहिए, बेस्ट यही है कि इसे सुप्रीम कोर्ट में किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने पूरे विस्तार के साथ में इस एमओयू को स्पष्ट किया सभी को, और आपने बड़ा सवाल एमओयू पे खड़ा किया कि ये अपने आप में ये एक तरह से ये एमओयू एग्रीमेंट जो है ये अपने आप में संवैधानिक नहीं दिखाई पड़ता है, तो इसको चुनौती दी जा सकती है। मैं अजय जी आपकी टिप्पणी इस पे। अजय साहब, अजय जी अभी शायद उनका कनेक्टिविटी जो है वो टूट गई है, तो मैं विजय प्रताप जी से निवेदन करता हूँ। विजय प्रताप जी, आज की इस पूरी चर्चा को समेकित करते हुए, और जैसा कि जैन साहब ने कहा, इसको लेकर के ये कहा कि एमओयू अपने आप में संवैधानिक दिखाई पड़ता है, क्या किया जा सकता है? विजय प्रताप जी। इसमें जैन साहब के बोलने के बाद कोई औचित्य नहीं बनता, और समेकित करने की जहां तक बात है मेरे में वो योग्यता नहीं है। मैं ये कहना चाहूंगा, जी जी, जो अपने विशेषज्ञ वक्ताओं को आपने आमंत्रित किया, वो कुछ इस पे रीडिंग लिस्ट अगर आपको भेज दें और आप हम सबको फॉरवर्ड कर दें। ये बहुत गंभीर विषय है। सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन तो विशेषज्ञ लोगों की मदद से अभी से उसकी तैयारी हो सकती है, लेकिन इसके बारे में और जन जागरण और अपने आंदोलन समूहों में, एनजीओ बिरादरी में ये बात फैलाने के लिए जरूरी है कि हम और इस पे थोड़ा स्वाध्याय भी करें, बाकी लोग भी, और ये तीनों साथी जो हैं इस पे कुछ रेफरेंसेस भेज सकें, कुछ आर्टिकल जिन्होंने अलग से किए हों, लिखे हों, तो वो भेजेंगे तो अच्छा होगा। तो बस मेरा यही कहना है कि ये बहुत गंभीर विषय है, और ये सारा एक दूसरे से मिलता हुआ मामला पूरे देश को, देश के हर सेक्टर को, हेल्थ सेक्टर में भी इसी तरह से डिजिटलाइजेशन हो रहा है, और हर व्यक्ति का हेल्थ का डेटा जो है देर सवेर ये कॉरपोरेट कंपनीज के पास पहुंच जाएगा, और भारत सरकार की उसमें भागीदारी है, प्राइवेट सेक्टर के साथ मिल के वो कर रही है। उसी तरह से जो जैसे किसानी का हुआ है, वैसे ही फिशर फोक के लिए बिल लाया गया है, मछुआरों के लिए, और उसमें पूरे समुद्र को इकोनॉमिक जोन्स में बांट दिया जाएगा, और वो कॉरपोरेट्स को फिर दिया जाएगा मिनरल और पेट्रोलियम की खोज के लिए। और मछुआरे जो गांव के सामने वाले समुद्र पे परंपरा से जो अधिकृत होते थे, अब उनको सेंट्रली एलोकेट किया जाएगा, और जो छोटी नाव में मोटर बोट लगा के वो अपने से फिश कैच करते थे, उसको अब एज शिप रजिस्टर किया जाएगा। मतलब मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता, मोटे तौर पे ये कहना चाहता हूँ कि जमीन पे खेती वाले, पानी में समुद्र में मछुआरे, और अपने शरीर से डील करने वाले चिकित्सक, तो अपन खाना खाने वाले वो भी जोमेटो से ही मंगाएं,
अपना खुदरा खरीद भी जो है रिलायंस से करें, तो ये पूरा का पूरा कॉरपोरेट्स विल रूल द वर्ल्ड। ये जो 84 के बाद 1984 जो किताब लिखी गई, उसके बाद बहुत सी ऐसी किताबें लिखी गई, डेविड कॉटन वगैरह की आप सब लोगों ने देखी होंगी। तो उस ओर अब वो हमारे वस्तु स्थिति, वो वास्तविक स्थिति बन गई है, यथार्थ बन गया है, और वो जकड़न की तरफ हम बहुत तेजी से जा रहे हैं। तो हमारे स्तर पे जो चेतना है वो तो ठीक है, पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर में इन चीजों को लेके जो बहसें हैं, जो विमर्श हैं, उसमें अब जैसे क्लाइमेट चेंज वाले में और इसमें अजय जी जिस एक सिंबॉलिक उस पे पहुंचे हैं, तो उसका ठोस रूप जितने भी अपने संपर्क हैं, सौम्या जी इस तरह के कई उसमें, अफसर जाफरी जी का बहुत पुराना फोकस ऑन ग्लोबल साउथ, उससे पहले वन्ना जी के साथ काम। तो हम लोगों को कुछ मौसम के थ्रू भी योजना बनानी चाहिए कि जो अंतर्राष्ट्रीय विमर्श है कॉरपोरेट्स के खिलाफ, उसकी हम एक साझी समझ बनाएं और उस पे एक वैकल्पिक विकास और वैकल्पिक जीवन के जो चिंतन है देश और दुनिया में, वो पॉजिटिव चिंतन और एक क्रिटिक, ये दोनों चीजों में हम सामूहिक क्या कर सकते हैं, इस पे भी सोचना चाहिए। बहुत ही धन्यवाद सर। मुझे लगता है आपने एक महत्वपूर्ण बात कही, और अभी के समय में पूरे देश दुनिया में ये हो रहा है कि हमको सूचनाओं की क्रांति है, हमारे पास खूब सूचनाएं, बहुत जानकारियां हैं, गहरी से गहरी जानकारियां उपलब्ध है हमारे पास, तकनीक की सुविधा है इसलिए। लेकिन वो जो बड़ा सवाल जो आपने कहा कि जानकारियां हैं, सूचनाएं हैं, मगर वो चिंतन नहीं है, कोई विचार नहीं है। वैचारिक स्तर पे जो है, एक वैचारिक स्तर पे मतलब वो थोड़ा सा समूह ऐसा हो जो कि सूचनाएं अपने आप में विचार को एक दिशा देने का काम करती है, लेकिन विचार की जो मूलभूत जो अपने आप में सत्ता है, वो कहीं ना कहीं अभी उस पे मतलब हम सबको काम करने की आवश्यकता है कि हमारे पास ये सब चीजें हैं, लेकिन अब इस विचार के माध्यम से ये विचार हमारा किस दिशा की तरफ जाता है, विकास की किस परिकल्पना की तरफ जाता है, उस सोच के साथ कितना मिलता है। तो थोड़ा सा उस पर बात करते हुए, और जो आज की जितने भी जो बातचीत हुई, उस बातचीत के आधार पर हम प्रयास करेंगे कोई इस तरह का एक पेपर हम तैयार कर पाए जो कि बहुत सारे साथियों को सुलभ हो पाए। तो विचार ये था कि हम पहले एक पेपर तैयार करें, उसके बाद ही मीटिंग करें, लेकिन विचार है कि पहले एक बार सबको सुन के समझ के एक बार हम समझ लें कि हम किस दिशा में क्या सोच रहे हैं। बहुत सारे अलग अलग एस्पेक्ट्स आएंगे, विचार आएंगे, और उसके बाद हम एक पर्चा तैयार करें और उस पर्चे में सहज सरल भाषा में लोगों तक, किसानों तक वो जानकारी पहुंच पाए जो कुछ आज चर्चा हुई। और निश्चित रूप से हम लोग ये लैंड का इशू जो है न केवल राजस्थान बल्कि पूरे देश में बड़ा इशू बड़ा मुद्दा है। कभी चर्चा होगी इस विषय पर अलग से तो हम लोग और बातचीत करेंगे, और हम लोग इस पे कुछ पर्चा तैयार कर रहे हैं। नचिकेत भाई, मधुलिका जी, हम आपकी जरूर मदद लेना चाहेंगे इसमें को तैयार करने को लेकर, ताकि लोग, खासकर जो किसान हैं जो कि इस पूरी बातचीत से या इस तरह के कॉन्टेक्स्ट से अनभिज्ञ हैं, उनको सरल भाषा में समझ पाए कि क्या कुछ हो रहा है, और निर्णय भले उन पर छोड़ दें वो क्या सोचते हैं, उन पे हम कोई किसी प्रकार का विचार का थोप ना नहीं चाहते हैं, लेकिन कम से कम जो कुछ है वो उनको सही सही रूप में उन तक पहुंच पाए, वो समझ पाए। सभी का मैं खासकर किसान भाइयों का, अफसर भाई का, रजनीश का बहुत बहुत धन्यवाद, नचिकेत भाई, मधुलिका जी और जैन साहब, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। अफसर भाई, हम लोग बात करेंगे इसके डॉक्यूमेंट तैयार करने को लेकर के। बिल्कुल। और अजय जी का बहुत बहुत धन्यवाद इसको कोऑर्डिनेट करने के लिए, रजनीश भाई और रामपाल जाट साहब का विशेष आभार कि इतनी व्यस्तता के बावजूद वो किसान आंदोलन में जुड़े हुए समय दिया उसके लिए। तो बहुत बहुत आभार सभी का।